ये सब विपक्ष लोग ना खूब संविधान की बातें करते हैं। लाओ जरा संविधान की किताब लेकर आओ जरा। आज पॉडकास्ट में बिठाने से पहले इनको कसम खिलाते हैं। और क्या आप तो ठाकुर आदमी है, ठाकुरों की सरकार है। बीजेपी ने कभी आपको अपने पाले में लेने की कोशिश नहीं की क्या? योगी जी ने अभी अच्छा, आपको लगता है 2022 में आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे? किसी ने कुछ ओवर स्मार्टनेस कर दी, या तो हम कुछ नहीं समझ पाए और सरकार नहीं बनी। अच्छा, इतने चुनाव आप लोग हारे, जब पार्टी की कोर मीटिंग है इतने चुनाव हारने के बाद, तो कैसा माहौल कैसा रहता है? अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ये लोग, राकेश प्रताप सिंह, ये समाजवादी पार्टी में वापस जगह पाएंगे क्या? साइकिल की ताकत से पहुंचे हैं, तो आपको ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि हम RTI वहाँ चले गए। अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी में से धुरंधर नेता कौन है, सबसे धुरंधर? पूजा पाल वाले मैटर पे खूब घिर गई सपा सरकार। कुछ नहीं गिर गई। कहा यहाँ योगी जी की तारीफ कर दी, लीजिए अखिलेश जी नाराज हो गए। एक तस्वीर है मेरे पास उदयवीर जी, और बड़ी कमाल की तस्वीर है। ये फोटो कहाँ से निकाली आपने? आपकी जब अखिलेश जी से बातचीत होती है तो बड़ी फॉर्मल बातचीत होती है, या फिर मतलब इस तरह की होती है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि अखिलेश जी उदयवीर जी की राय लिए बिना टिकट फाइनल नहीं करते हैं। 2022 की हार के बाद सबसे ज्यादा जो हमने देखा लोगों के मुंह से जो बात निकली वो यही निकली कि लो दादा टिकट गलत बांट दिया, लो दादा टिकट किसकी राय लेकर बांट दिया, टिकट गलत बांट दिया। आपको क्या लगता है, टिकट उकट कोई कारण था क्या? सब लोग दोस्ती कैसे हुई थी अखिलेश जी से? समाजवादी पार्टी में कोई चीज आप सुधारना चाहें, अगर कोई एक चीज, तो आप क्या सुधारना चाहेंगे? अच्छा, आपको लगता है शिवपाल यादव श्यामलाल पाल जी से ज्यादा बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे? जब अखिलेश जी जा रहे होंगे, सिक्योरिटी पूरा पीछे में रोके होगी। हाँ। उसी में कोई चिल्ला रहा होगा, भैया भैया हाँ, भैया। बिल्कुल देखा है। तो वो अखिलेश जी का सबसे एकदम खास दोस्त कौन है? तमाम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो सब नेता लोग कहते हैं कि आए हो भाई, खाना वाना खाकर जाना। समाजवादी पार्टी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहा जाता है पत्रकारों से, आए हो गाना सुनकर जाना। तो गाने वाने से कुछ खास प्रेम है क्या अखिलेश जी का? अखिलेश यादव जी से मिलने का प्रोसेस क्या है, कैसे उनसे मिला जाए? उन्होंने हमसे कहा कि मान लीजिए कोई समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गेट पर पहुंच गया, अब आगे क्या? अच्छा, अपर्णा जी ने भाजपा में जाकर ठीक किया क्या? समाजवादी पार्टी समाज में परिवर्तन करने वाली पार्टी। अखिलेश यादव, विजनरी लीडर, डिम्पल यादव, भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक, शिवपाल यादव, संघर्षशील लीडर, अपर्णा यादव, जवाब नहीं देना चाहता, भारतीय जनता पार्टी, जनता को ठगने वाली पार्टी, धर्मेंद्र यादव, युवा चेहरे हैं, मोदी जी, देश को गुमराह किया, योगी जी, 10 साल उत्तर प्रदेश की मायावती, मजबूत नेता थी, उत्तर प्रदेश, असीम संभावनाएं हैं, उदयवीर सिंह, समर्पित कार्यकर्ता हूँ, प्रज्ञा मिश्रा, लोकप्रिय पत्रकार है। सब भैया बहनी लोगन का प्रज्ञा मिश्रा का नमस्ते। आज हमने बतियाने के लिए बुलाया है अखिलेश यादव के साथ पढ़ने वाले एक ऐसे आदमी को जिन्होंने स्कूल की क्लास से लेकर राजनीति की क्लास तक कभी अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि पर्दे के पीछे रहते हैं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव के सारे फैसलों में उन्हीं का दिमाग, उन्हीं का हाथ, उन्हीं का पाँव होता है। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक तो वो पर्दे के पीछे रहे, लेकिन कुछ लोग उनको नवरत्नों में गिनते थे, कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे, और बहुत सारे लोग उनसे बहुत सारी मोहब्बत करते हैं। हमारे साथ हैं उदयवीर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक मिनट, ये सब विपक्ष लोग ना खूब संविधान की बातें करते हैं। लाओ जरा संविधान की किताब लेकर आओ जरा। आज पॉडकास्ट में बिठाने से पहले इनको कसम खिलाते हैं और पूछते हैं कि आप कसम खाइए, रखिए इस पर, जो कहेंगे सच कहेंगे, पूरे मौज के साथ बातचीत करने वाले हैं। आप सारे सवालों के उत्तर देंगे मजे से, रखिए हाथ इस पर। हम वैसे भी सारे सवालों के जवाब के उत्तर देते हैं, और समाजवादी लोग अपनी बात में स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग संविधान की शपथ खाते हैं, लेते हैं, और आप भी उसी फॉर्मेलिटी में जाना चाहती हैं। तो मैं इस संविधान के पे ऊपर हाथ रख के कह रहा हूँ कि हम तो वैसे भी करते थे, और आज विशेष रूप से जो सवाल होगा उसका ईमानदारी से सही उत्तर दिया जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसको माचिस से लगा के रखते हैं किनारे। तो भैया, उदयवीर सिंह, अखिलेश यादव, क्या बात है, क्या जोड़ी है।
मतलब वॉरियर कॉम के लोग एक साथ। आज हमको समझ में आया उधर वीर जी की समाजवादी लोग सब इतने लड़ाकू काहे होते हैं। नहीं, आज नहीं, ये तो पहले ही समझ लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो एक विरासत को आगे बढ़ाने में छोटा सा हिस्सा हैं। समाजवादी विरासत तो बहुत पहले से है, हमेशा है। इस देश की, विश्व की जितनी भी राजनीतिक विधा है, उसमें समाजवादियों का अपना संघर्ष का, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का हमेशा इतिहास रहा है। और हमें इस बात का गर्व है कि हम लोग को उस विरासत को का हिस्सा बनने का मौका मिला है, और अखिलेश जी जैसा लीडर मिला है, नेताजी जैसे अग्रज के साथ देखने का, सुनने का, काम करने का मौका मिला। तो उस बड़ी विरासत में अगर हम थोड़ा भी योगदान दे सकते हैं, क्या बात तो ये हमारे लिए अपनी ज़िंदगी को सार्थक करने जैसी बात है। अच्छा, हमारे दफ्तर आने में आपको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हुई? अच्छे से आए? नहीं नहीं, आपके दफ्तर कोई आने में दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 9 साल लेट हो गए आप यहाँ आने में। कैमरे के पीछे रहे, कैमरे से दूरी के पीछे कोई खास वजह थी उदयवीर जी, या फिर अखिलेश यादव जी के अंडर कवर वॉरियर बने रहने में मजा आ रहा था? नहीं, अंडर कवर वाला काम अखिलेश जी तो करते ही नहीं ज़्यादा, लेकिन जब आपने बुलाया, किसी चैनल कोई बुलाता है तो आते हैं। अब आपके आकिब साहब ने आज ही हमको कल ही निमंत्रण दिया तो हम आए। 4-5 साल पहले दे देते तो हम लोग तो निश्चित तौर पे पब्लिक मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कहना हर किसी को अच्छा लगता है। सही बात है। स्वाभाविक रूप से हम लोग भी आते, लेकिन आपने चलिए जब मौका मिला अच्छी बात है। चलिए, बहुत बढ़िया कि हमने आपको इनवाइट किया और आप आ गए, हमें बहुत 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 खुशी हुई। अच्छा, पहले मैं बता दूं, हमारे जो आज सवाल जवाब होने वाले हैं वो बड़े मज़ेदार होने वाले हैं। सारे दर्शक और हम लोग सब बिल्कुल सत्तारी बैठे हैं, नहीं, और आज खूब सारे सवालों के जवाब आपसे लेने हैं। और कुछ ना सीक्रेट लेकर बैठी हूँ, मेरे पास खजाने में कुछ बहुत सीक्रेट है, इसका खुलासा बाद में करूँगी। अभी तो पहले कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में, पिताजी क्या करते थे, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके बारे में जानकारी बहुत कम है उदयवीर जी इंटरनेट में। मेरा जो गांव है वो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के टूडला कस्बे से एटा रोड जो है उसके ऊपर है, नगला सिकंदर। और मेरे फादर राजस्व विभाग के एक कर्मचारी थे, लेखपाल थे। अच्छा। और उसके बाद वो टूंडला में ही सेटल हो गए थे, तो परिवार टूंडला में ही रहा। और मैं शुरू से क्लास 6 से ही हॉस्टल में रहा। अच्छा। 6 से 12 तक मिलिट्री स्कूल धौलपुर में मुझे पढ़ने का मौका मिला। ग्रेजुएशन मैंने सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा से की। वो धौलपुर अखिलेश यादव जी वाला? जी जी जी। ओके। और उसके बाद मैं सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में पढ़ा। ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में MA इन पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन किया, MA किया, फिर MPhil किया। उसके बाद मैं पानीपत होके जाता था। कैराना में एक डॉक्टर विजय सिंह पथिक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, वहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना शुरू किया। अच्छा। 4 साल तक मैंने पढ़ाया। उसके बाद शिक्षक भी रहे हैं? 5वें साल में जो है कुछ इस तरह का इंगेजमेंट पॉलिटिकल बढ़ता गया। नहीं, वो अभी राज है कि मैं वो जो है पढ़ाना बंद करना पड़ा। हाँ। और उसके बाद मैं एक अपना कुछ व्यवसाय करता हूँ। अच्छा। लोकली, और बाकी मैं फुल टाइम एक पॉलिटिकल वर्कर की तरह पार्टी में काम करता हूँ। वो तो हम जान गए, हमको पीछे का जानना था वो हम समझ गए। अच्छा, एक बात बताइए कि हमने सुना आप और अखिलेश यादव एक स्कूल में पढ़ते थे, अभी आपने बताया आप धौलपुर वाले मिलिट्री स्कूल में थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सीनियर थे। अच्छा, सीनियर थे? हाँ, वो आप किस क्लास में थे, वो किस क्लास में थे? वो नहीं, जब मैं 6th में था तो वो 8th में थे। अच्छा। तो स्कूल में 6th में ही ज्वाइन करते हैं। वो 90 पास आउट हैं, 1990 12th क्लास पास किया उन्होंने, और मैं 92 पास आउट हूँ, 1992। अच्छा जी। अच्छा, जब आप अखिलेश जी से मिले तो आपको पता था कि ये नेताजी के बेटे हैं, मतलब व्यवहार बना लो गुरु, आगे बहुत काम आएगा? नहीं, जिस माहौल में वो स्कूल था, पहले तो अखिलेश जी कभी एहसास ही किसी को नहीं होने देते थे कि वो एक बड़े पॉलिटिशियन के बेटे हैं। अच्छा। वो सामान्य, मतलब वो मामला नहीं था कि बहुत ही सामान्य तरीके से, हमारे, और बहुत ही जो अखिलेश जी सर्वमान्य टाइप के सीनियर रहे। अखिलेश भाई साहब ऐसा, मतलब उनकी बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस थी। अच्छा। उनकी सादगी, उनका सादा व्यवहार, सब लोगों से मिलजुल के रहना, कभी नाराज़ नहीं होना, इस टाइप का स्कूल में उनका इमेज रहा। ओके। और जब नेताजी CM हो गए 89-90 में, ओके, तो अखिलेश जी 12th क्लास में तो पास आउट होने वाले थे। हाँ। उस समय नेताजी एक बार राजस्थान के दौरे पे गए थे। भैरव सिंह शेखावत साहब की वहाँ सरकार थी, और तब लोग हम लोग सब एक अरेंजमेंट था 89 में, उसमें थे। तो नेताजी उस समय स्कूल में आए थे।
अच्छा, एज ए सीएम। तब आप लोग को पता चला कि अरे ये तो मतलब नहीं, CM मैं के तो बेटे थोड़ा हैं? बहुत जानता था क्योंकि मेरा घर टोंडला में ही है। अच्छा, इटावा में नेताजी, मैनपुरी इटावा पड़ोस के जनपद हैं, तो इतना तो जानता था कि नेताजी हैं। लेकिन आम दुनिया पूरे सब जाने जब नेताजी एज ए सीएम आए, और हमारे स्कूल के जो उस समय प्रिंसिपल डॉक्टर कर्नल बी आर शर्मा साहब थे, अच्छा। लेफ्टिनेंट कर्नल बी आर शर्मा साहब, वो उन्हें रिसीव करके लाए और उन्होंने कहा हेलीपैड से कि सर आप स्कूल के गेस्ट हैं, और स्कूल के गेस्ट तो स्कूल की मिनी डोर में जाते हैं। तो नेताजी ने कहा कि मैं स्कूल का गेस्ट हूँ, मैं मिनी डोर में ही जाऊँगा। तो नेताजी वो स्कूल की जो मिनी बस होती है, जिसमें प्रिंसिपल चलते थे, उसी बस में बैठ के हेलीपैड से हॉस्टल तक आए, और अखिलेश जी के क्लासमेट्स और उनके हॉस्टल मेट्स, उनका अलग से इंतज़ाम था, उन लोगों से मिले, अच्छा, हॉस्टल गए और उसके बाद आए। तो लोग लार्जर लेवल पे तो तब जाने जब अखिलेश जी उसके 6-8 महीने में पास आउट होने वाले थे, अच्छा, वरना वो बहुत सिंपल, सबसे मिलजुल के प्रेम से रहने वाले सीनियर थे, मतलब जैसे आजकल होता है कि और बहुत सर्वमान्य थे। जैसे और चाचा विधायक है हमारे बोलते हैं। मिलिट्री स्कूल का जो माहौल था वो इस तरह का नहीं था कि कोई भी वीआईपी का बच्चा हो तो उसे वीआईपी ट्रीट किया जाए। ओके, जब नेताजी सीएम हुए थे तो उस समय बताते हैं कि एसएसपी धौलपुर ने संपर्क किया था प्रिंसिपल को कि सर प्रिंसिपल साहब आपके यहाँ मुख्यमंत्री जी का बेटे पढ़ते हैं तो उनको कुछ सिक्योरिटी एक्स्ट्रा देनी चाहिए। ओके, तो प्रिंसिपल ने कहा कि वो जो प्रिंसिपल हमारे बहुत रूल बाउंड थे, शर्मा जी, प्रिंसिपल साहब, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे यहाँ जो सिक्योरिटी है सबके लिए एक जैसी है, मेरे लिए हर बच्चा सीएम का बच्चा है। अगर मुख्यमंत्री जी को मेरी सुरक्षा से संतुष्टि नहीं है तो वो बच्चे को निकाल लें, लेकिन यहाँ सामान्य व्यवस्था रहेगी। अरे बाप रे बाप। तो अखिलेश जी उसी तरह रहे जैसे सब लोग रहते थे, अच्छा, वही डोमेट्री जिसमें सब लोग, मतलब कोई इसमें बिल्कुल भी कोई पहचान नहीं सकता कि ये किसी और का बेड है, ये वो किसी और का बेड है, या ये किसी और का लॉकर है, या वो किसी और का लॉकर है। मतलब ऐसे कभी होता था कि जैसे अब भाई मतलब इतने बड़े नेताजी थे और उनके बेटे वो थे, तो कुछ तो मतलब नखरा आ जाता है, मतलब आम लोगों को आ जाता है कि हम वही तो बता रहे आजकल चाचा विधायक है हमारे, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो तो बिल्कुल मुख्यमंत्री के बेटे। तो पता नहीं है, खाना बड़ा अटपटा सवाल ले जाओ इसलिए, लौका अपना, अटपटा सवाल इसलिए है कि नेताजी को मुख्यमंत्री होके तो नखरा नहीं आया। भाई 3 बार नेताजी रहे मुख्यमंत्री, जब जो चाहता था उनका कुर्ता पकड़ ले, आगे पड़ जाए, रोक ले रास्ता, सही बात, उनसे रो ले, नाराज हो ले, डांट खा ले। सही बात। और अखिलेश जी भी जब मुख्यमंत्री रहे तो कोई भी लड़का कार्यकर्ता जो है रास्ते में भैया और अपनी बात पूरी कहता है, तो जब मुख्यमंत्री के पद पे बैठे रह के नहीं आया तो उससे कहाँ आता। वो तो लोगों को पता भी नहीं रहता था, कि बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे कि मुख्यमंत्री जी के लड़के हैं। अच्छा, ऐसे नहीं करते थे नहीं खाऊंगा लौकी ले जाओ मेरे लिए पनीर बना के ये लाओ, कोई ऐसे स्कोप मिलिट्री स्कूल के फॉर्मेट में नहीं है। मिलिट्री स्कूल के फॉर्मेट में खाना बनता है, टेबल पे लगा रहता है, आप जाइए, सब लोग लाइन से कुर्सी बैठ जाइए, खाइए, और सब लोग व्यवस्थाएं कुल मिला के अच्छी हैं। अच्छा, सब लोग आपकी दोस्ती मिलिट्री कैसे स्कूल हुई में थी अखिलेश जी से? नहीं, दोस्ती नहीं, वो मेरे सीनियर थे, दोस्त तो मतलब अलग बात है। मुलाकात कैसे हुई, आप लोग कैसे मिले स्कूल में? वो तो एक जो है, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉलेज है, सारे लोग वहीं उसी रेजिडेंस में रहते हैं, तो पीटी, गेम्स, स्पोर्ट्स, सारा कुछ एक साथ, इंटर हाउस कंपटीशन, सब कुछ इतना होता है कि वो मेरा उनसे विशेष मिलने का प्रश्न नहीं है। कोई किसी को नहीं जानता, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब एक दूसरे बहुत ही क्लोज फैमिली जैसा ही रहता है। एक ही रोड है, उस रोड पे ही 6 हॉस्टल हैं, और सब हॉस्टल में 50-50, 60-60 बच्चे हैं, तो उनका डेली रोज का इंटरेक्शन है। सुबह पीटी करनी गेम है, से याद आया, एक पीटी तस्वीर करनी मेरे है, पास। स्कूल जाना है, सब साथ होता है, तो कोई मतलब बहुत बढ़िया से जानते हैं एक दूसरे को सब। अच्छा, एक तस्वीर है मेरे पास उदयवीर जी, जी, और जी। बड़ी कमाल की तस्वीर है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले दर्शकों को दिखाती हूँ। ये जरा स्क्रीन पर लगाओ ये तस्वीर, और अब आप लोग पहचानिए कि आखिर इसमें अखिलेश यादव जी कौन है और उदयवीर जी कौन है। और अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको मिलेंगे 5 लाख रुपए, तो है नहीं हमारे पास, तालियां दे देंगे। अब देखिए उदयवीर जी, अब आपकी बारी, बताइए इसमें, क्योंकि ये बहुत पुरानी फोटो है, ये स्कूल, एकदम बाल्यकाल की। ये फोटो कहाँ से निकाली आपने? हम ढूंढ लाए, खैर हमारे इंटरनेट का खजाने जमाना है, में। तो हमारे खजाने में थी ये। बताइए इसमें आप कहाँ पर है? मैं ये हूँ बीच में, अच्छा, ओके, हाँ हाँ, फोर्थ फ्रॉम दी
लेफ्ट। ओके, और अखिलेश जी? अखिलेश जी खड़े में हैं, ये हैं। फोर्थ, वो भी फोर्थ हैं, ओके। खड़े में ये बीच में। अच्छा, मैं इस तस्वीर में देख रही हूँ आप लोग वहाँ भी आसपास खड़े हुए हैं। नहीं, वो ये स्कूल हॉकी टीम का है, और जब कंपटीशन में हॉकी टीम जाती थी तो 2 टीम बन जाती थी, ए टीम स्कूल बी टीम। तो वाइट्स ए टीम या बी टीम, ब्लूज इस तरीके से होता था। तो ये जो हॉकी स्कूल की हॉकी टीम का फोटो है, हाँ हाँ। जो हॉकी टीम स्कूल की हॉकी टीम कंपटीशन में जाती थी, तो हॉकी टीम का मैं भी पार्ट था और अखिलेश जी भी पार्ट थे, बल्कि सेंटर फॉरवर्ड थे। अच्छा। अखिलेश जी स्कूल हॉकी टीम के सेंटर फॉरवर्ड थे उस समय। वाह। तो और फिर बाद में जो है, खैर प्लेसमेंट तो कोच चेंज करते रहते हैं। तो फिर आप लोग ने फिर हॉकी छोड़ क्यों दी? लेकिन वो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे हॉकी के, और नहीं, हॉकी खेले हम लोग, स्कूल में खेले, फिर कॉलेज में खेले। अच्छा। फिर उसके आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया, क्योंकि अच्छा, ये टीम एक और गेम होता तस्वीर है, है, ये टीम गेम होता है। हाँ, और सही टीम गेम, फिर अखिलेश जी ने काफ़ी फुटबॉल खेला। स्पोर्ट्स के और फिजिकल फिटनेस के प्रति उनका इंटरेस्ट है, वो जब मेहनत करते हैं इस मामले में, क्या और बात तब से करते हैं, अब तक करते हैं। और नेताजी भी फिजिकल फिटनेस और फिजिकल वो तो स्पोर्ट्स सब जानते हैं भैया। स्पोर्ट्स के बहुत ही प्रेमी थे। तो मुझे लगता है ये उनकी परंपरा में है, और उसको वो कंटिन्यू करते हैं आज भी। अच्छा, एक और तस्वीर मेरे पास है, जो कि है ये तस्वीर जिसमें अखिलेश यादव एक बक्सा उठा करके कहीं जा रहे हैं। कोई नहीं जानता इस तस्वीर का राज क्या है, वो सिर्फ वो बता सकते हैं जो अखिलेश जी के बड़े ही करीबी दोस्त हैं। उदयवीर जी, आपके हवाले ये तस्वीर बताइए, किस्सा क्या था? नहीं, ये स्टेशन की तस्वीर हाँ, है, ओके। और जो मुझे जानकारी है कि ये, मतलब मैंने भी एग्जैक्टली वो पता किया है, तो इसकी चर्चा भी है, इंटरनेट पे भी है। अच्छा। तो ये जो है, उनके एक फ्रेंड जो हैं वो जा रहे हैं ट्रेन से, तो सब लोग का एक परंपरागत तरीके से लोग सी ऑफ करने जाते थे स्टेशन वगैरह पे आपस में। तो वो स्टेशन पे जा रहे हैं और उनका बक्सा उठाने में मदद कर रहे हैं। अच्छा। एक तरफ से फ्रेंड ने बक्सा उठाया, एक बक्सा उठाया हुआ है, अच्छा। एक तरफ से उन्होंने बक्सा उठाया हुआ है। और जो बोर्डिंग में लोग रहते हैं, वो जब जाते हैं तो उनको एक बड़ा बॉक्स में दिया जाता है, एक बेड होल्डर दिया जाता है, और कुछ हॉकी स्टिक, बाकेट, ये सब असेंशियल आइटम्स हैं। तो जाते हैं तो ये सबका असेंशियल है, ये लोड करना, अपलोड करना, तो एक दूसरे की मदद करते हैं। अच्छा, ये तस्वीर बताती है कि अखिलेश यादव एक बहुत अच्छे दोस्त थे। मुख्यमंत्री के बेटे होते हुए भी किसी भी तरह का कोई नखरा नहीं, कुछ नहीं, अपने दोस्त को सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। दैट पिक्चर इज़ वेरी स्वीट पिक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मिलिट्री स्कूल के बाद आगे क्या हुआ? आप कहाँ गए? अखिलेश जी कहाँ गए? अखिलेश जी तो ने इंजीनियरिंग किया जी। BME उन्होंने मैसूर से किया, फिर बाहर पढ़े। आपने? और मैं जो है मिलिट्री स्कूल में से निकल के धौलपुर, यहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में चला गया। अच्छा। तो मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से किया। फिर मैं JNU में चला गया जब मैं MA के लिए। अच्छा। फिर अखिलेश जी लौटे वहाँ से, और उसके बाद अखिलेश जी MP होके दिल्ली गए। अच्छा। उस समय मैं MPhil कर रहा था। ओके। तो फिर मेरा मिलना जुलना तभी से उनसे पहले से भी था, और फिर मतलब थोड़ा फोन पर तो कम थे, फोन में बातचीत होती फोन थी? पे भी बातचीत हो जाती थी जब प्रयास किया जाता था। और सामाजिक रूप से वो हमेशा हमारे स्कूल मेट्स में एक बॉन्डिंग है स्कूल के लोगों की, हाँ। कि वो सिर्फ मिलिट्री स्कूल धौलपुर की नहीं, 5 मिलिट्री स्कूल हैं, तो पांचों मिलिट्री स्कूल के लोग अगर कहीं एक दूसरे को मिलते हैं तो स्कूल के बॉन्ड से एक दूसरे को पहचानते हैं। ओके। क्योंकि वो तो मेरे ही स्कूल के थे, तो मुझे व्यक्तिगत भी जानते थे। तो जब भी कोई सामाजिक ओकेशन होता था, मैं पार्टी में नहीं था, बड़ा एक्टिव नहीं था। हाँ। तो मेरी सिस्टर की शादी हुई तो उसमें वो आए, उस समय जस्ट MP हुए थे। अच्छा। तो इस तरीके से वो हमेशा जुड़े रहे सब लोगों से, दोस्तों से आना जाना। अच्छा, स्कूल छोड़ने के बाद और समाजवादी पार्टी ज्वाइन, यानी कि उससे जुड़ने के बीच में आप शिक्षक थे, पढ़ा रहे थे? हाँ, 4 साल तक मैंने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस। फिर उसके बाद आप कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े? अखिलेश यादव नहीं, जी मैं को कैसे समाजवादी join पार्टी से तो JNU के में ही जुड़ गया था। अच्छा, कैसे? पहले मतलब मैं छात्र राजनीति में से जुड़ा था, तो मैं आयसा में काम करता था वहाँ। उसके बाद कुछ मेरा आयसा के लोगों से मतभेद हुआ। अच्छा। मतलब वो बात क्या, जिस संगठन में रहो उसकी क्या बुराई भलाई नहीं करनी चाहिए। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज आए जिसमें लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो हमने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, अगर इन बातों का ध्यान रखना है तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म यही कहता है।
कि सरकार में आइए और नीतिगत तरीके से समाजवाद लाइए। तो फिर मैं अखिलेश यादव जी से मिलता ही था। वो हमारे तो आपको पता था कि आपको राजनीति में आना है उदयवीर जी? नहीं, ऐसा मुझे कुछ पता नहीं था, ना मेरा कोई इंटरेस्ट था तो इतना। आप तो शिक्षक थे, फिर ना कैसे मेरा आपका मेरा इंटरेस्ट आ मेरा गया? इतना मेरा राजनीति में इंटरेस्ट था, ओके, राजनीति करने में इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, तो मैं वहाँ भी जेएनयू में ही पॉलिटिक्स करता था, ये नहीं कि इधर चले गए पूरा घूम रहे हैं। और जेएनयू के अंदर का माहौल ऐसा है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपनी राजनीतिक राय रखता है। फिर अखिलेश यादव जी से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने लगा। मिलता तो पहले से ही था। हाँ हाँ, उसके बाद मुझे छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गए, अच्छा, संजय लाठर। हाँ हाँ, वो संजय लाठर जी उस समय नए छात्र सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ओके, और वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, अखिलेश जी उस समय सांसद थे और युवा संगठनों के प्रभारी थे। अच्छा, तो संजय लाठर जी अपनी टीम बना रहे थे, हम्म तो वो जेएनयू में यूनिट बनाना चाहते थे। हम्म, तो उनके दिमाग में ये था कि जेएनयू एक बड़ा आइडियोलॉजिकल कैंपस है, तो यहाँ समाजवादी छात्र सभा बननी चाहिए। तो उनके दिमाग में कुछ आया, उन्होंने मुझसे बात किया, तुम तो रिज़ाइन किए हो, अभी कोई पार्टी में नहीं हो, तो तुम हमारी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? मैंने कहा मैं रोज़ आता जाता हूँ, तो अपनी है, अपनी तो घर की बात है, घर मुझे के मुझे घर में रह लेते ये हैं। कहना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। फिर उन्होंने अखिलेश यादव जी से बात की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि वो तो मेरे स्कूल का है, अगर तुमको अपनी टीम लायक लगता है तो रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं समाजवादी छात्र सभा ज्वाइन किया और मैंने छात्र सभा से काम शुरू किया और छात्र संघ के चुनावों में अपनी भागीदारी करना, लड़के नहीं लड़ा के। अच्छा, तो उसके बाद जेएनयू में भी चुनाव मैं लड़ाया। समझ गई, लीडर बनाना आपका तो पैशन था, फिर लीडर बनना नहीं। दिल्ली ऐसा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई बार नहीं ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था, बस जो जिसके Go स्वभाव with the flow जो वाला। जिसके स्वभाव को टेस्ट को सूट करता है। ओके, तो क्योंकि मैं जो चुनाव लड़ने के ईयर्स हैं वो निकलने के बाद मैंने छात्र सभा में शुरू किया। एमफिल में पहुंच गया था उस समय। तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ाना, जेएनयू में लड़ाना, उस वक्त छात्र सभा ने काफ़ी जगह चुनाव लड़ाया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लड़ाया, मध्य प्रदेश में भी कई जगह चुनाव लड़ाया। तो छात्र सभा और अखिलेश यादव जी उस समय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के आशीर्वाद और उनकी राय से समाजवादी युवा संगठनों के राष्ट्रीय प्रभारी हो गए थे। अच्छा, तो उससे समाजवादी पार्टी की यूथ पॉलिटिक्स को बहुत ही पुश मिला। क्योंकि छोटे छोटे निर्णय के लिए या बड़ी बड़ी बातों के लिए किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना पड़ता था। अखिलेश जी तक लोग चले जाते थे, उनकी बात वो सहमत हो जाते थे, तो वो डिसीजन कैरी कर ले जाते थे। अच्छा, चलिए, आप तो दोस्त थे अखिलेश यादव जी? नहीं, दोस्त नहीं थे, फिर मैं मतलब एक तरह उनका से स्कूल मेट हूँ। स्कूल इसमें में बड़ा थे। अंतर है। अच्छा, हाँ, क्या अंतर है? आपकी उनसे फोन पे अंतर बातचीत ये होती है थी? अंतर ये है कि वो मेरे स्कूल में भी बड़े थे, आज भी वो मेरे लीडर हैं। बिल्कुल। तो मुझे कभी रोल रिवर्सल नहीं करना पड़ा कि मैं कभी उनके गले में हाथ डाल के घूमता था, अब मुझे उनको नमस्ते करना पड़ रहा, ऐसा नहीं। मैं उनका हमेशा से ही स्कूल में भी जूनियर था, भाई साहब नमस्ते करता था। यहाँ भी वो मेरे लीडर थे। तो आप मुझे उनको भाई साहब कह के बुलाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह के बुलाते नहीं, हैं? पार्टी के स्कूल के सारे लोग एक दूसरे को भाई साहब कहते थे। अच्छा, तो मैं भाई साहब कहता था पहले। अभी जो बात होती है तो अध्यक्ष जी या माननीय जी या कभी कभी भाई साहब भी निकल जाता है। अच्छा। लेकिन खैर हमारे यहाँ कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट पार्टी के अंदर वो ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मान के चलते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इतने समय से अखिलेश जी को जानते हैं। अखिलेश यादव जी तो डिम्पल यादव जी को भी बहुत पहले से जानते थे, तो आपको पता था डिम्पल जी के बारे में कि शादी के बाद ही मतलब मालूम लगा? नहीं, क्योंकि जब तक उनकी शादी हुई तब तक मैं लखनऊ में नहीं रहता था, मैं कभी कभी आता था। ओके। तो और वो मेरे सीनियर भी थे, वो मेरे दोस्त नहीं थे कि मुझसे अपनी व्यक्तिगत बातें बताएं। बिल्कुल। तो वो जो दौर है डिम्पल जी के मिलने का या उनकी शादी होने का, उस दौर में मैं पर्सनली उनसे इतना ज़्यादा नहीं खुला था कि वो मुझसे शेयर करते। और जब शादी हुई तो खैर सबको ही पता लगा, हमको लोग को भी पता लगा। 2-4 महीने पहले पता लग गया होगा स्कूल वालों की तरह वजह से। अच्छा, क्योंकि लखनऊ में भी स्कूल के लोग थे। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि शादी हुई तो सबको पता लगा। तो आप गए थे शादी में? हाँ, मैं लखनऊ का नेताजी ने तो बहुत रॉयल तरीके से कर दिया होगा अपने दिल्ली लड़के में की जो शादी। दिल्ली में जो वो हुआ कार्यक्रम, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए और सैफई में नहीं किए, क्योंकि उस समय यूनिवर्सिटी में थे तो ज़्यादा दिल्ली सेंटर की रहते थे। और बहुत ही भव्य शादी, और वो तो सब आप जानते हैं।
अच्छा, अखिलेश जी की सबसे एकदम बढ़िया वाला कोई अच्छी बात बताइए, मतलब जो आपको सबसे बढ़िया पसंद है अखिलेश जी की। सब बढ़िया बात है, मतलब क्या बढ़िया, किस तरीके से मतलब आप एक कोई बढ़िया बात जो आपको मतलब बिल्कुल दिल छू लेती है उनकी। वो लोगों से पर्सनली बहुत एसोसिएट करते हैं। मतलब जैसे कि मैं कोई राजनीतिक फ़ायदे या नुकसान की बात बताऊं तो उसे हो सकता है एड्रेस करने में कुछ घंटे लग जाएं, या कहें कल बता देना, परसों बता देना, या कोई बात कहें। लेकिन मैं उन्हें अभी कुछ संदेश भेजूं कि मेरे परिवार के साथ कोई दिक्कत है, मुझे कोई परेशानी है, मेरा कोई काम बिगड़ रहा है, मैं बहुत अभी कोई मतलब थोड़ा भी सामान्य कार्यकर्ता उनके मैसेज भेजे कि मैं बहुत परेशान हूँ, तो वो तुरंत करेंगे, तुरंत सुनेंगे, 10 काम छोड़ के सुनेंगे। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो अखिलेश जी के प्रति पैशन है वर्कर में, कई बार लोग उसे इनडिसिप्लिन भी कहते हैं। वो आते हैं तो लोग कूद रहे हैं, भैया कोई यहाँ से जंप मार रहा है, कोई बस खरा हाथ लगा लें, चाहे पुलिस डंडा खा जाए, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम। हाँ, तो कुछ लोग इसको मॉक करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग अपने अपनी जिसकी भावना है। लेकिन जो एसोसिएशन उन्होंने बनाया है अपने वर्कर से, उसके दुर्दिन में, उसके ख़राब समय में उसकी मदद करके, अपने और उसके बीच में जो बड़े छोटे की सीमा है उसको तोड़ देने से, जैसे आप अक्सर उनका फोटो देखेंगे जब अखिलेश जी कहीं जा रहे होंगे, सिक्योरिटी पूरा पीछे में रोके होगी, उसी में कोई चिल्ला रहा होगा भैया भैया भैया, बिल्कुल देखा है। तो वो गाड़ी को क्रॉस करके अभी एक कार्यक्रम में, नाराज भी जाते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, छोड़ो जाओ। टूंडला में अभी एक कार्यक्रम कहते तो वो फोटो अखबार में छपा कि वो पूरे बोनट को क्रॉस करके केवल उसका हाथ से हाथ, उंगली से उंगली टच हो रही है। तो वो एक एसोसिएशन फील करता है, कार्यकर्ता अंदर से महसूस करता है कि उनका नेता इतना ओवर जाके उसको रीच आउट कर रहा है। सही बात। तो ये जो पर्सनल अट्रैक्शन उन्होंने बनाया हुआ है और सालों से बनाया हुआ है। भाई वह कब वो बने थे प्रभारी 2000 में, उस बात को आज जो उस समय 20 साल का व्यक्ति था, आज वो जो है 45 साल का, 50 साल का हो रहा है। तो इस तरीके से जितना वर्कर है उससे बहुत पर्सनल लेवल पे उनकी टच है, और ये उनकी स्ट्रेंथ है। इसीलिए उनके इस व्यवहार के कारण लोग बहुत ज़्यादा उनसे अटैच रहते हैं, तभी उनकी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। जी। अच्छा, ये बताइए, आपकी जब अखिलेश जी से बातचीत होती है तो बड़ी फॉर्मल बातचीत होती है, या फिर मतलब इस तरह की होती है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा था कि पूरी पार्टी में किसी की ऐसे बात नहीं होती। अच्छा। पूरी पार्टी में, मेरी तो छोड़िए, कोई भी मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है जो बहुत आदरणीय, माननीय और सर ऐसा वैसा। ठीक है, शिष्टाचार और सम्मान के वर्ड तो रहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में इंटरेक्शन बहुत ही क्लियर है। अच्छा। जो आता है वो अपनी बात सीधी कहता है, साहब ये बात है और ये बात है, ये बहुत ज़रूरी है और ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का पक्ष करे या शिकायत करे, वो बहुत ही फ्री इंटरेक्शन। और ये कल्चरली चला आ रहा है, पहले से भी चला आ रहा है, क्योंकि नेताजी के टाइम से भी चला आया, तो अभी भी चला आ रहा है। और जितना नेताजी का लोगों से अटैचमेंट था, अखिलेश जी का और, क्योंकि बालकाल से लोगों से जुड़ गए, बिल्कुल, हाँ, तो और ज़्यादा हो गया। अब तो समाजवादी पार्टी में कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई छोटे से छोटा वर्कर किसी बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में निसंकोच अपनी राय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रख सकता है। इसमें कोई डर, भय और संकोच की बात नहीं है। अच्छा, ये अखिलेश जी का सबसे एकदम खास दोस्त कौन है? अभी ऐसे तो मैं क्या बताऊं, दोस्त तो उनके अपने हर तरह से हैं, उनके कुछ अपने, क्योंकि देखिए उनका बड़ा सर्किल है, सामान्य व्यक्ति होता है, उनका बड़ा सर्किल है। कुछ उनके स्कूल कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ उनके जैसे अलग अलग जगह पढ़े हैं, कुछ उनके पारिवारिक मित्र हैं। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बता पाना कि कौन उनका दोस्त है, मुझे ये मालूम है कि मैं उनका किसी से कम नज़दीकी नहीं हूँ। और इसी तरीके से मेरे साथ ऐसे दसियों लोग हैं जिनको ये लगता है कि मैं उदयवीर से थोड़ा ज़्यादा हो सकता हूँ, कम नहीं हूँ। तो ये तो फ्रेंड्स विन करने की उनका स्वभाव या उनका अपना तरीका है। मैं अपने पार्ट में मुझे लगता है मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरी न्याय संगत बात स्वीकार की जाएगी, और अखिलेश जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी यही है। अच्छा, कोई सामान्य व्यक्ति होता है जब दुखी होता है,
परेशान होता है तो वो अपने दोस्त के पास जाता है, कुछ बातचीत करता है। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा कौन सा दोस्त है अखिलेश यादव जी के पास जिससे वो कभी परेशान हो या कुछ ऐसा उनका मन ठीक ना हो तो वो तुरंत फ़ोन घुमाएं कि भाई ऐसी ऐसी बात है। नहीं नहीं, वो शुरू से बहुत संकोची स्वभाव के हैं। अच्छा। अपनी पर्सनल बात या पर्सनल परेशानी बल्कि दूसरे की परेशानी खुद ले लेंगे। ओके। वो इस तरह नहीं है कि किसी और को कहें कि तुम जाके ऐसा करना, तुम वैसा करना, बल्कि लोग आते हैं कि साहब ऐसी परेशानी हो गई, तुम परेशान हो, हम देखेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अच्छा। तो आप अगर ऑफिस का कार्यालय का टाइम देखेंगे तो लोग, सामान्य लोग बहुत मिलते हैं। कई लोगों की जिम्मेदारी वो ले लेते हैं, तुम्हारा इलाज कराएंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। और वो इस नेचर के नहीं रहे शुरू से, बहुत डिमांडिंग नहीं रहे संबंधों में कि किसी से कहें कि नहीं मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। वो इस मामले में, और थोड़ा पर्सनल लेवल की बात में बहुत उतना जान भी नहीं सकता। भाई मैं ये जान सकता हूँ कि वो मुझसे क्या बात कर सकते हैं। जो मेरे 2-4 दोस्त हैं पार्टी के अंदर, उनसे उनकी क्या बातचीत है, अगर वो इस बात लायक मुझे समझते हैं कि वो शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो किस किस से क्या बात कर रहे हैं ये तो अखिलेश यादव जी खुद ही बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन वो इस स्वभाव के नहीं हैं मेरी लेकिन जानकारी आप में। उनके इतने करीबी हैं, उनको सबसे तगड़ा शौक किस चीज़ का ये तो पता होगा। मुझे लगता है कि एक तो गेम के लिए, अच्छा। फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, ओके। इसका उनका बड़ा इंटरेस्ट है। वो जब तक वॉक न कर लें या जब तक खेल न लें तो उनको लगता है कि दिन अधूरा है। और मुझे लगता है चाय के भी वो काफ़ी शौकीन है। अच्छा। हाँ, चाय भी उनको पसंद है। चाय पसंद है? हाँ, मुझे ये तो पक्की यूपी वाली बात हो गई नहीं, भैया, उन्हें चाय तो यूपी पसंद का है। हर और वो आदमी- जो है जैसे ट्रैवल करते हैं तो आप देखेंगे टपरी पे, हाँ, नए लोग पे, हाँ, हाँ, वो चाय पीते भी हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। बहुत सारे लोग खुश होते हैं। अभी जब चित्रकूट गए थे तो हम लोग शिविर कराने गए थे, हम, सुनील सिंह साजन और आनंद भदौरिया जी। तो जब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे चित्रकूट, वहाँ उसकी कामतगिरी पर्वत की, तो परिक्रमा के दौरान वो एक चाय वाला है, उसने रोका तो और उसने चाय पीजिए भैया जी, चाय पी लीजिए भैया। तो उन्होंने चाय पिया और उससे कुछ पैसा वैसा भी दिया। उसके बाद वो चले गए। अब वो इतना पहचान गया है कि मैं भी जब परिक्रमा करने जाता हूँ, क्योंकि चित्रकूट मुझे बार बार जाना पड़ा, सदस्यता अभियान में मैं प्रभारी रहा, 1-2 काम में और, तो वो दूर से ही पहचान जाता है। अरे आ गए अखिलेश जी वाले आ गए, मतलब। अच्छा। तो वो हमारे, उनको ही नहीं, उनके उसके यहाँ चाय पीने से इतना वो टस्ट है, इतना अभिभूत है कि वो जो है हम लोगों को भी पहचानता है। अरे चाय पीते जाइए, चाय पीते जाइए। तो ये उनका शौक भी है और वो इसको एंजॉय भी करते हैं। अच्छा। जो सामान्य लोग, चाहे ठेले वाले, चाहे चाय वाले, इन लोगों से जो इंटरेक्शन करते हैं, मिलते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो अच्छा, चाय पीने का शौक भी पूरा हो जाता है। हाँ। और उन लोगों के लिए एक यादगार मौका भी बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप तो इतने बचपन से, बिल्कुल बाल्यकाल से अखिलेश जी को जानते हैं, तो जब वो राजनीति में आए तो बिल्कुल मतलब कच्चे नींबू जैसे कहा जाता है, एकदम बच्चे होंगे, तो कुछ तो किस्सा आपको याद होगा, मतलब खुलकर बताइए उदयवीर जी, कोई लोड मत लीजिए, आप बिल्कुल खुलकर बताइए। नहीं, जैसा समाजवादी पार्टी या के बारे में प्रचारित करते हैं, हाँ। कि वो नेताजी ने अपने परिवार के लोगों को बढ़ाया, नेताजी ने परिस्थितियों के वश ही किसी व्यक्ति को भी आगे बढ़ाया। नेताजी ने कभी किसी को थोपा नहीं। जब अखिलेश जी पहला लोकसभा चुनाव लड़े थे तो उस समय मेरी समझ जानकारी के हिसाब से वो ये चाहते थे कि मैं यूथ का काम शुरू करूं और कुछ दिन काम करके फिर मैं जो है कहीं से विधानसभा वगैरह लड़ूं, कुछ इस तरह सोचते थे कि ग्रेजुअली पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करूं। अच्छा। धीरे धीरे पहले काम शुरू करूं फिर पार्टी में आऊं। लेकिन कन्नौज में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन गया, नेताजी ने रिजाइन कर दिया। 2 जगह से MP हुए थे नेताजी। और संभल में बहुत राजनीतिक कसमकस स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उस तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने DP यादव जी को पे हाथ रख दिया, हमारी पार्टी के नेता पे। और नेताजी के सामने बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव हुआ, तो वो संभल नेताजी ने अपने पास रखा। और कन्नौज में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन गया था 2 बड़े लीडर्स में, एक MP और एक पूर्व MP में, सिटिंग MP और पूर्व MP में, कि उन्होंने, तब नेताजी ने उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कहा कि चलिए हम लड़ेंगे। दोनों ने कह दिया नेताजी से कि आप लड़ लीजिए, एक दूसरे को स्वीकार करने तैयार नहीं थे। उसी इलेक्शन में माननीय अखिलेश जी भी प्रचार करने जाते थे नेताजी का। ऐसे मतलब शौक में नेताजी लड़ रहे थे तो जाते थे। तो जब फिर दोबारा से वही कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, वो दोनों लीडर्स फिर एक दूसरे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। और नेताजी MP हो चुके थे संभल से,
तो उन लोगों ने ही प्रस्ताव रख दिया, क्योंकि अखिलेश जी के टच में आ गए थे वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि अखिलेश जी को लड़ाइए, अखिलेश जी को लड़ा दीजिए, हम दोनों स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, तो अचानक अखिलेश जी उस तरह की को बनी। तुरंत आदेश हुआ कि आप आइए। लखनऊ दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी और तुरंत आदेश हुआ। उस दिन मैं भी किसी काम से लखनऊ ही आया था, तो पता लगा कि शाम को तुरंत फ़ोन आया। तो अखिलेश जी का क्या रिएक्शन था? अखिलेश जी, नेताजी का आदेश तो आदेश है, अखिलेश जी का जो रिएक्शन हुआ होगा वो, मैं उस समय इतना भी वो नहीं था कि मैं उस रिएक्शन को समझ पाता या पूछ पाता। तुरंत उनका आदेश हुआ, वो तुरंत दिल्ली पहुँचे, पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय कर दिया उनका नाम, कैंडिडेचर हो गया। तो उन्हें इन परिस्थितियों के तहत कन्नौज की जनता ने और वहाँ के नेताओं ने एक विकल्प के रूप, स्वीकार कर योग्य विकल्प के रूप में रखा, वरना वो किसी को नेता मानने को तैयार नहीं थे। फिर अखिलेश जी कन्नौज से लड़े और कन्नौज से एमपी हो गए। तो अथाह प्रेम उन्होंने कन्नौज की जनता से बना रखा है। बिल्कुल, आज भी दिखाई मैं देखता हूँ कि कन्नौज के लोग जो है बाकी पूरे देश के लोगों से 10 गुना डिमांडिंग है, लेकिन अखिलेश जी सबको समय देते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सारा काम करते हैं। अच्छा, आज हम कोई ना टारगेट वाला सवाल बिल्कुल नहीं पूछने वाले हैं। दर्शकों, आप लोग एकदम गांठ बांध के रख लो, मजेदार और मौजू इंटरव्यू करने के लिए बैठे हैं। सवाल हमारे सारे जो है जवाब हमको मिल रहे हैं। सवाल आपके लिए, आप स्वतंत्र हैं, सवाल की कोई इश्यू नहीं है, नहीं बता रहे हैं, हमको टारगेट थोड़ी करना। पॉलिटिकल लोगों को हर सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात, और हम उसके लिए भी अच्छा तैयार हैं। उदयवीर जी, एक बात और बताइए, हम तो अभी पहले किससे जानना चाह रहे हैं, ये बताइएगा कि एक चीज़, हाँ, तमाम जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो सब नेता लोग कहते हैं कि आए हो भाई खाना वाना खाकर जाना। समाजवादी पार्टी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कहा जाता है पत्रकारों से आए हो गाना सुनकर जाना। तो गाने वाने से कुछ खास प्रेम है क्या अखिलेश जी का? ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। पहले बात तो मैं क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी में भी खाना मिलता है। बताना नहीं तो कहीं पड़ता, नहीं खाते, कहीं बताना नहीं पड़ता। जब आप मीटिंग करके निकलते हैं तो आपको पैकेट मिलता है। अच्छा, और अच्छी जगह का मिलता है। अच्छा, आप पत्रकारों के क्या मिलता है उसमें, सम्मान के क्या हिसाब होता से मिलता है। नहीं, आपके यहाँ से जो भी प्रेस में जाता होगा वो जानता होगा। अरे पूछूंगी। गाने की बात ये है हाँ, कि समाजवादी पार्टी पहले गाने बनवाती थी, हाँ, तैयार करती थी। हाँ, हाँ, वो गाने हम लोग, हर पार्टी बनाती है और कैंपेन में यूज़ होते हैं। इधर सोशल मीडिया और मीडिया का में इंटरेस्ट बढ़ा, लोगों का रील बनाना, ये बनाना, और लोक गायकों का हमेशा से समाजवादी पार्टी में बहुत महत्व रहा है। पुराने ज़माने से जब भी राष्ट्रीय सम्मेलन वगैरह होते थे तो फिर रात को कल्चरल प्रोग्राम होता था जिसमें पार्टी के ही लोकल गायक गाना गाते थे, अपने सब जो बनाते हैं। तो इधर लोकल कलाकार बहुत ही टैलेंटेड आ रहे हैं। और अखिलेश जी अक्सर बताते हैं कि उन्होंने देखा कि कुछ हमारे कार्यकर्ताओं के बनाए गाने, क्योंकि वो लोकल डायलेक्ट में हैं, लोकल भावनाओं के हिसाब से हैं, उनके जनता के बीच में जो इमोशंस चल रहे हैं उन इमोशंस को रिएक्ट उनको एड्रेस करते हैं। तो इस कारण से उनकी स्वीकार्यता बहुत है। तो हमारी पार्टी पैसा दे के गाना नहीं बनवाती। अच्छा, ये प्लेटफॉर्म ओपन है, हमारे कार्यकर्ता अपनी अपनी उसके हिसाब से गाने बनाते हैं। और वो गाने लेके जब भी प्रेस वगैरह होती है या आसे आते हैं तो बताते हैं कि सर मैंने गाना बनाया है। अच्छा, तो अखिलेश जी उसको प्ले करा देते हैं। पत्रकारों के लिए भी थोड़ा सुनने का मौका मिल जाता है, रिएक्शन मालूम पड़ जाता है। और पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग जैसे कि गुरुजी उदय प्रताप जी हैं, अगर कहीं बोल ऊपर नीचे होते हैं तो उनको एडजस्ट कर देते हैं। तो वो हमारे को अपने प्रचार के लिए कार्यकर्ताओं की मदद से बगैर पैसा लगाए गाने भी मिल जाते हैं। कार्यकर्ताओं की भी जो टैलेंट है वो एड्रेस हो जाता है। राइट। तो ये विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। अच्छा, इसलिए हम पत्रकारों को गाना सुनाते हैं और उसी मार्फत हमारे प्रचार प्रसार के लिए गाने भी आते रहते हैं। और बहुत अच्छे अच्छे गाने लोगों ने बनाए। अच्छा, आपको लगता है 2022 में आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट में थे? अब जब पूरे देश में माहौल था सरकार बनने का और हम लोग भी मान रहे थे कि बन जाएगी, जो वोट शेयर हम लोग को लगता था कि इस पे सरकार बन जानी चाहिए, उस वोट शेयर से ज़्यादा वोट आया। लोगों का कैलकुलेशन था कि 34% वोट पाने पे सरकार बन जाएगी। 36 आया। तो कुछ मिस कैलकुलेशन तो निश्चित तौर पे हुआ, कुछ समझ नहीं पाए, कमी रह गई, क्या गलती कुछ समझ नहीं पाए, किसी ने कुछ ओवर स्मार्टनेस कर दी या जो भी हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ। ओवर स्मार्टनेस क्या तो किसी ने कुछ ओवर स्मार्टनेस कर दी
या तो हम कुछ नहीं समझ पाए और सरकार नहीं बनी। तो निश्चित तौर पे या तो हमारी कोई कमी थी। आपको क्या लगता है क्या कमी थी? कुछ तो मतलब आपने मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। समीक्षा में कई चीज़ें आती हैं इन हाउस, सब तो नहीं क्या शेयर करते हैं, लेकिन जैसे वोटर लिस्ट पे काम नहीं हुआ। अच्छा। अभी जो बातें आ रही हैं सामने वोट चोरी वाली, हाँ, एक एक विधानसभा से, मतलब बूथ लेवल पर काम नहीं हुआ, ऐसा कह रहे हैं? नहीं बूथ लेवल पे हुआ, लेकिन हम लोग कहते भी रहे कि बूथ कमेटी बनाइए, बूथ चेक करिए, वोट चेक करिए। लोग वोट चेक करते रहे, पता लगा कि वोटर लिस्ट जो सेकंड लास्ट फाइनल लिस्ट है और जो फाइनल लिस्ट है, भाई किसी का नाम 3 लिस्ट में लगातार चल रहा है, और लास्ट जो फाइनल डे को लिस्ट आई उसमें पता लगा कि एक बूथ से 150 वोट कट गए। तो 15-15, 20-20 हज़ार वोट कटने का शिकायत आई हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं द्वारा कि इतने वोट कट गए, इतने वोट कट गए, यहाँ वोट डालने को नहीं मिला, कुछ वोट शिफ्ट हो गए, इस मोहल्ले का वोट था उठा के दूसरे मोहल्ले में शिफ्ट कर दिया गया। वो बेचारे वहाँ घूमते रहे, उन्हें पता ही नहीं लगा कि हमारा वोट कहाँ चला गया। तो वोटर लिस्ट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, और इधर जो बातें हुई उसमें तो और भी स्पष्ट दिख रहा है कि हम लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर वोटर अपना वोट डाल पाए और कोई भी वोटर अतिरिक्त वोट न डाल पाए। अच्छा, इतने चुनाव आप लोग हारे, जब पार्टी की कोर मीटिंग है, इतने चुनाव हारने के बाद तो कैसा माहौल कैसा रहता है? चिल वाला रहता है कि थ्रिल वाला रहता है? थ्रिल तो क्यों होगा, चुनाव हारने पे थ्रिल क्यों होगा, लेकिन जब चुनाव हार जाते हैं तो निश्चित तौर पे उससे कुछ सीखने को मिलता है। और समाजवादी पार्टी प्रोसेस में है एक्चुअली, कुछ लोग रिजल्ट को ही हार जीत मानते हैं। 17 में हम लोग 12 में जो वोट मिला 2012 में, 17 में हमें उतना ही वोट मिला था, सीट नहीं मिली थी, क्योंकि बीएसपी का वोट पूरा शिफ्ट कर गया था बीजेपी की ओर। बिल्कुल। और सरकार में थे और कुछ समस्याओं में फंसे थे, तो हम जो वोट बढ़ाना चाहिए था, जो बीएसपी के कमज़ोर होने पे वोट शिफ्ट हुआ, उनका वोट नीचे गया, तो वो वोट एक तरफा बढ़ गया, उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए थी हमारी, उतनी नहीं हो पाई। हमने 19 में अलायंस बनाया, अपना वोट बढ़ाया, अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई, सीट भले ही 5 ही रही, लेकिन वोट हमारा बढ़ के आया अलायंस का। फिर 22 में हमारा वोट बढ़ा, 22 में भी हमें पिछले बार से ज़्यादा वोट बढ़ा। तब 5 लोकसभा थी, इस बार हमारे गठबंधन को 125 सीटें मिली, लेकिन उतना नहीं बढ़ा पाए कि हम लोग जो है सरकार में आ जाएं। और 24 के चुनाव में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पीछे कर दिया, थोड़ा सा वोट शेयर में भी और सीटों के मामले में भी। और अब हमको भरोसा है कि आपको क्या लगता है, क्या वो अकेले समाजवादी पार्टी की ताकत थी? अकेले दुकेले की बात नहीं है, अकेले की बात हो तो फिर अकेले अकेले हो। अगर कोई ये कहता है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी, तो सामने वाला भी तो गठबंधन में था। हम 2-3 पार्टी से थे, वो 6-7 पार्टी से थे, ऐसा तो नहीं है कि हम ही गठबंधन में थे। तो अकेले और दुकेले की बात नहीं है, बात अपनी स्वीकार्यता की है, और बात इस बात की है कि हम चाहे जिससे गठबंधन करें। आज की परिस्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को ही ज़मीन पे उस कैंपेन को लीड, उस इलेक्शन को लीड करना होगा। हम किसी से सीट बांट लें, किसी को कोई सीट दे दें, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसमें हमको ही, हमारे कार्यकर्ताओं को ही मूल जिम्मेदारी उठाकर हर सीट को समाजवादी पार्टी की सीट की तरह लड़ना होगा, और उसी तरह हम लोग लड़ते हैं। हम लोग अंतर नहीं करते। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सीट पर प्रोग्राम लगा था अखिलेश जी और राहुल जी का जॉइंट, और व्यस्तता के कारण वो कैंसिल हो गया राहुल जी का, और वहाँ कार्यक्रम नहीं हो पाया। उस व्यक्ति ने एक रात पहले रिक्वेस्ट की, बहुत रिक्वेस्ट की अखिलेश जी की, नहीं अब सर कोई आप ही दे दीजिए। तो अखिलेश जी ने बिल्कुल, उनका प्रोग्राम, अखिलेश जी का राष्ट्र दिन का प्रोग्राम था बनारस से घोसी, मऊ, इस साइड में मैं कवर कर रही थी उस समय। हाँ, लेकिन अखिलेश जी ने विपरीत दिशा में अच्छा प्रोग्राम दिया। सुबह जल्दी टेक ऑफ किया, जल्दी पहले वो कांग्रेस के कैंडिडेट की मीटिंग की, उसके बाद ठीक विपरीत दिशा में जाके दूसरी मीटिंग की। तो हमने
उतना ही पेन लिया जितना समाजवादी के कैंडिडेट के लिए थे, उतना ही बात मानी जितनी कि हम समाजवादियों के उम्मीदवार की मानते हैं। बाकी आपके गठबंधन के साथ ही मानते हैं? कुछ लोग मानते भी हैं, कुछ लोग के साथ ऐसा होता है। भाई कांग्रेस की लीडरशिप के साथ ये था कि वो उनकी लीडरशिप के पूरे देश में प्रोग्राम लगे थे, तो अच्छा चलिए थोड़ा आगे बढ़ते जितना हैं। टाइम दे सकते थे वो दिए। अच्छा, अभी कार्यकर्ताओं से एक बात याद आई, वो पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं जी, ने जी, हमसे ये सवाल आपसे पूछने के लिए कहा था उदयवीर जी, 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 कि जब आपको उदयवीर जी मिले ये सवाल जरूर पूछना। जी, जी। भाई लोग पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी से मिलने का प्रोसेस क्या है, कैसे उनसे मिला जाए। उन्होंने हमसे कहा कि मान लीजिए कार्यकर्ता कोई नहीं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गेट पर पहुंच गया, अब आगे क्या? ये कार्यकर्ता नहीं पूछ सकते। जो कार्यकर्ता हैं उनका ये सवाल ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस बहुत क्लियर है। हाँ, समाजवादी पार्टी में एक बड़ा हॉल बनाया गया है, गेट पर आ गया समाजवादी पार्टी, कोई कार्यकर्ता है गेट पे खड़ा है, अब आगे गेट पे आप अपना मोबाइल गाड़ी में रखिए, ठीक। आप गेट के अंदर चले जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर ऑफिस में हैं और कोई विशेष प्रोग्राम उस दिन नहीं है, हाँ, जैसे कोई बड़ी मीटिंग हो, किसी का सम्मेलन हो, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हॉल में बैठते हैं और बारी बारी से लाइन लगा के लोग उनके पास जाते हैं, एक एक मिल के अपनी बात कहते हैं। जिसका जो निस्तारण करना होता है, जो नमस्ते करने आता है उससे नमस्ते करके आगे कहते चलिए, जो बीमारी के इलाज के लिए आता है उसको गाइड करते हैं जहाँ जिसके पास भेजना है कि यहाँ इसका इलाज कराइए। कोई राजनीतिक समस्या लेके आता है, कुछ अलग टाइम चाहता है, तो उसको कहते हैं इन्हें सामने बिठाइए, अभी सबसे मिलने के बाद इनकी बात सुनेंगे। और जैसी जिसकी समस्या उनको लगती है वैसा टाइम वो देते हैं। अगर कोई ये कहना चाह रहा है कि मुझे मिलते ही राष्ट्रीय अलग मिलें और मैं उनसे कोई बुराई या भलाई करना चाहता हूँ, अच्छा, तो हर चीज़ के लिए उतना टाइम नहीं होता। कई बार लोगों से कहते हैं कि आप अपनी समस्या लिख के दे दीजिए, अपनी राय लिख के दे दीजिए। लेकिन कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल वर्कर है, वो जिस उद्देश्य से आया है जब तक वो पूरा नहीं कर ले तब तक उसे लगता है मिले ही नहीं। और वही सब वर्कर लोग में कुछ लोग ऐसा अगर मान कहते लीजिए हैं, कोई आया है ये सोच के, किसी को हमने भेजा है कि जाओ मेरी चुगली करना, मेरी तारीफ करना या मेरी किसी की शिकायत करना, तो वो अकेले में टाइम चाह के चाहेगा, और अगर उसे नहीं मिलेगा तो कहेंगे मुलाकात नहीं हुई। ऐसे भी आते हैं क्या? मतलब इतना सत्तारी बैठे हैं कि चुगली उगली करने के लिए पहुंच जाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के पास। आपके दफ्तर में भी लोग एक दूसरे की चुगली करते होंगे। ये तो शिकायत करना, तारीफ करना, ये तो हर संगठन और संस्था का में जहाँ लोगों में कंपटीशन होगा वहाँ लोगों में ईर्ष्या भी होगी, प्रेम भी होगा। ये जितने इमोशंस हैं ये हर संगठन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर पार्टी में, हर परिवार में होते हैं। सही बात है। अच्छा, वही जो वर्कर लोगों की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने हमसे ये भी कहा कि अखिलेश जी उदयवीर जी की राय लिए बिना टिकट फाइनल नहीं करते हैं। नहीं, मुझे पता भी नहीं होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि कुछ इम्प्रेशंस बन जाते हैं, अच्छाई में, बुराई में, और बन जाते हैं तो उनका यश अपयश सबको लेना पड़ता है। 99% टिकट अखिलेश यादव जी खुद तय करते हैं। और पिछली लोकसभा में तो उन्होंने जिलावार मीटिंग बुलाई थी, तो जिलावार मीटिंग में हम थोड़े होते हैं, जिलावार मीटिंग बुलाई थी। हर जिले के लोगों को उन्होंने जो है बुलाया, बिठाया एक साथ, पूछा बताइए कैसे सीट जीत सकते हैं, आपकी क्या राय है कि मैं जीत जाऊंगा क्या। चलिए अगर मान लो आपको न दिया जाए तो सबसे अच्छा कौन लड़ेगा, तो उन्होंने अपना राय दिया और उस सब राय शुमारी के बाद टिकट तय किए। तो सब जो पार्टी के लीडरशिप है जिलों की, वो सब जानते हैं कि टिकट कैसे तय हुई थी। हाँ, ये है कि 22 के चुनाव में क्योंकि गठबंधन हो रहे थे, कई लोग पार्टी में आ रहे थे और उनमें से कुछ लोगों से मिलने जुलने का काम मुझे मिला हुआ था। तो आते जाते लोगों को देखने से लगता है सब लोग पावर सेंटर ढूंढना चाहते हैं। हाँ, तो जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता तो जो आसपास के लोग होते हैं उन्हीं को मान लेते हैं। समाजवादी पार्टी का अच्छा, हर कोई 2022 की हार के बाद सबसे ज्यादा जो हमने देखा लोगों के मुंह से जो बात निकली वो यही निकली कि लो दादा टिकट गलत बांट दिया, लो दादा टिकट किसकी राय लेकर बांट दिया, टिकट गलत बांट दिया। आपको क्या लगता है, टिकट उकट कोई कारण था क्या? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि जब हम चुनाव नहीं जीते तो कुछ हमसे या तो गलतियां हुई या तो दूसरे वालों ने कुछ ज़्यादा स्मार्टनेस की। अच्छा। और जो कार्यकर्ता मेहनत करता है और आशा है उसे चुनाव सरकार बनेगी, 5 साल से उसका उत्पीड़न हो रहा था, उसे भरोसा था कि सरकार बनेगी, मेरे कष्ट दूर होंगे,
और वही उत्पीड़न करने वाली सरकार दोबारा बन गई। तो ऐसी परिस्थिति में एक इमोशनल शॉक सबको लगा। तो सबको शॉक लगा तो सबने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अच्छा, जब लोग तो भावनाएं होती हैं, तो भावनाएं जब होती हैं तो कैसे भी निकल जाती तो हैं। वो जिसको उन्हें लगता है कि हो सकता है इसका गड़बड़ हो, तो वो उस पर व्यक्त करते हैं। तो जिस तरीके से लोग तारीफ करते हैं आपकी, आप स्वीकार करते हो, हम स्वीकार करते हैं। हाँ। कोई तारीफ करता है, हम अच्छा लगता है, स्वीकार करते हैं। अगर हम डेमोक्रेटिक माइंडसेट के आदमी हैं, हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं अंदर से, तो हमको आलोचना को भी उसी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। टिकट गलत बांटा और मैं आपको नहीं, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनका ऑब्जर्वेशन सही है। उनका ऑब्जर्वेशन सही भी हो सकता है, उनका ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकता है। अच्छा। ये तो नेता लीडर तय करते हैं, लीडर को मिलते हैं, बताते हैं। जी। हर लोग विधानसभा वार समीक्षा हुई है, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है। तो कहाँ क्या रोल था, कोई एक फैक्टर देश भर में नहीं है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये बात आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी आलोचना मेरी व्यक्तिगत हुई हो, मैंने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। क्योंकि पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, साथी कार्यकर्ता हैं, हम भी कार्यकर्ता हैं, वो भी कार्यकर्ता हैं। अगर कहीं हमको सम्मान वाली जगह देख रहे हैं, हमको पार्टी ने सदन में जाने का मौका दिया, हमको एक सम्मान मिला पूरे माननीय होने का, मरेंगे तो पूर्व विधायक तो मरेंगे ही, पूर्व विधायक से कम तो नहीं मर पाएंगे। अब कोई सब नाराज हो जाए, पूरे भगवान भी नाराज हो जाए, तो पूर्व विधायक तो रहेंगे ही रहेंगे। अरे कैसी तो ये सम्मान तो पार्टी का ही दिया हुआ है ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हमारे साथी कार्यकर्ता नेता अगर कोई आलोचना करते हैं तो उसको हमें स्वीकार करना चाहिए और अपने मन में विचार करना चाहिए कि ये अगर सही कर रहे हैं तो बदलना भी चाहिए अपने आप को। अच्छा, जब लोग आपकी समाजवादी पार्टी छोड़ कर जाते हैं, जिनको समाजवादी पार्टी ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया, तो कैसा लगता है? बहुत कष्टप्रद होता है, बहुत दुख लगता है, बहुत गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। क्योंकि जो पार्टी, जो नेता आपको इतना सारा सम्मान और स्थान और पहचान दे रहा है, अगर उसको छोड़ के जाना भी पड़ रहा है तो आप शांति से भी जा सकते हैं। कई लोग मजबूरी में गए हैं, कई लोग लालच में गए हैं। मजबूरी में जाने का मतलब क्या हुआ देवी जी? भाई किसी को मुकदमे हैं, अच्छा। जेल नहीं जाना चाहता, किसी ने बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया है, उसे सरकार, भाई ये दिल्ली और लखनऊ की सरकार के बारे में आप जानते हो, जिसके पीछे पड़ जाते हैं सारी एजेंसियां, निर्लज्जता से पीछे लगा देते हैं। अरे वो तो दो तरह के लोग हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नहीं, वो उसका भी एक मैग्नीट्यूड का अंतर है। किसी दौर में उसकी कुछ और मैग्नीट्यूड था, इस समय कुछ और है। और ये सब यूनिवर्सली मतलब एक्सेप्टेड है, सब जानते हैं कि सरकार की मंशा और हिसाब किस तरीके से है। कैसे जहाँ चुनाव होता है वहाँ तुरंत ही DCBI उसी प्रदेश को नंबर पे लेते हैं, क्या होता है सबको दिख रहा है। तो कई लोग ये तय करते हैं कि थोड़ा नुकसान हो जाएगा, कोई बात नहीं, पार्टी में हम अपनी पहचान नहीं खोएंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि चलो आज अपनी जान बचाओ, फिर आगे देखा जाएगा। तो आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है, मतलब जो मजबूरी में छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन उनको मिनिमम इतना करना चाहिए कि कम से कम गलत आलोचना न करें। अगर आप वास्तव में पार्टी की किसी नीति से, किसी फैसले से आहत होकर गए हैं, देखिए अगर मैं किसी पार्टी की नीति या फैसले से आहत होऊंगा तो मैं पहले अपने नेता से कहूँगा, लिखा पढ़ी करूँगा, पार्टी के अंदर आवाज़ उठाऊँगा कि ऐसा ना हो। उसके बाद मैं कोई निर्णय लूँगा या कोई भी निर्णय लेगा। रातों रात गायब हो जाते हैं लोग, फिर किसी मंत्री कमरे में सो के दिखाई देंगे, अंतरात्मा की आवाज़। फिर वहाँ के बाद फिर उसके बाद बताएंगे कि ऐसा गलत हुआ, वैसा गलत हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, उनका अपमान हो गया। तो ये जो है, और इससे कोई लाभ भी नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि आजकल आम जनता में और बड़े नेताओं में 2-3 घंटे का अंतर है। जो बात बड़े लोग लखनऊ में, दिल्ली में आज जानते हैं, वो मीडिया, सोशल मीडिया की गॉसिप से, किसी माध्यम से 2 घंटे 2.5 घंटे में गांव तक पहुंच जाती है। जनता जानती है कौन व्यक्ति किस लिए गया है। ये अपने मन का धन है, अपने मन को खुश करने के लिए, थोड़ा न्यूज़ में आने के लिए, नई पार्टी में गए हैं वहाँ थोड़ा चर्चा में बने रहने के लिए, उस पार्टी वालों को ये दिखाने के लिए कि देखिए मैं आपके यहाँ आया हूँ तो कितना मैं प्रभावी हूँ, कितना मैं अखिलेश जी की आलोचना कर रहा हूँ,
कितना समाजवादी पार्टी को बैकफुट पे फेंक रहा हूँ, मेरे कितने लाइक्स हो गए हैं, मेरे कितने व्यूज हो गए हैं, ये सब दिखाने के चक्कर में कुछ लोग आलोचना करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता में वो खुद हंसी का पात्र बनते हैं। अभय प्रताप सिंह, मनोज पांडे, ये लोग, राकेश प्रताप सिंह, ये समाजवादी पार्टी में वापस जगह पाएंगे क्या? देखो, ये तय करने का फैसला, ये तय करने का अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर है। तो ये कौन मजबूरी में कौन गए जगह हैं कि पाएगा कि कौन नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, मजबूरी में गए मैं हैं बता कि बता लेकिन आम कार्यकर्ता की भावना है कि इस तरह के बड़ बोलापन करने वाले लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। मेरी अपनी समझ है कि आम कार्यकर्ता की ऐसी भावना है। लेकिन अब भाई कोई क्या परिस्थिति है, राजनीति राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने क्या बात होती है, राष्ट्रीय नेतृत्व का ये विशेषाधिकार तो है ही, क्योंकि हर कार्यकर्ता, नेता, पार्टी का वर्कर ये मानता है कि हमारा लीडरशिप हमसे ज़्यादा जानती है। अच्छा, पार्टी वर्कर क्या मानता है, ये मजबूरी में गए हैं या फिर अपना फायदा देखकर गए या फिर कोई और कारण था? एक ने तो बोल दिया कि हमको भाई मंदिर नहीं जाने दे रहे थे, हम बहुत अपने अंतरात्मा की आवाज पर चले गए। इस पर लोग मजाक हंसते हैं, मजाक करते हैं। वो लोग, मुझे लगता है कि सरकार के साथ रहना चाहते थे। 22 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो लोगों को लगा कि अब सरकार 22 में माहौल के चुनाव में नहीं आए, अब 24 में क्या आएंगे। तो आपको पहले हटा देना चाहिए था अगर आपको पता था। उनको लगा ना, हमको थोड़े। आपको मतलब पता नहीं था? हमको क्या भाई, जो पार्टी में रह रहा है उसकी आलोचना हो रही है, कोई उसके बारे में कह रहा है कि साहब ये यहाँ टच में है, वहाँ टच में है, लेकिन बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के कैसे किसी को, ऐसे तो कोई किसी के बारे में कुछ भी बोल देगा। और फिर वो एक कहावत है कि ऊँट की चोरी न्योरे न्योरे नहीं होती, जिसे जाना है जाएगा। उसके लिए हम लोग को पहले से किसी पे शक करने की क्या ज़रूरत है। तो वो लोग गए, सब जानते हैं, किसी पे मुकदमे थे, कोई पहले से ही भाजपा के टच में था, कुछ लोगों की महत्वाकांक्षा थी मंत्री बन जाएं, तो इस चक्कर में गए। और समाजवादी पार्टी बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से काम करती है। कई लोगों ने कहा, मैं उसमें भी बता दूंगा आपको, कई लोगों ने ये कहा कि भाई, मैं कुछ बात बोल रहा था तो कई लोगों ने इस तरह की बातें कही कि मैं तो इस पार्टी के इस फैसले से सहमत नहीं था, उस फैसले। अरे भाई, फैसले से सहमत नहीं हो तो आपको पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपको जो वोट मिला है वो तो साइकिल की सिंबल पे मिला है ना। आप विधानसभा में तो अपने साथ साथ साइकिल की ताकत से पहुँचे हैं, तो आपको ये फैसला लेने का अधिकार नहीं है कि हम मर्जी आई वहाँ चले गए। अगर संविधान और लोकतंत्र को समझें तो कई लोगों का मानना था कि इन लोगों के खिलाफ लिख के हम लोगों को स्पीकर को नहीं देना चाहिए, लटके रहते बीच में, पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते, सदस्यता चली जाती। वो स्पीकर साहब नहीं करते कि कोई निष्पक्ष स्पीकर नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लाइन बहुत क्लियर था, जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता हम जबरदस्ती नहीं ढोएंगे। हमने फ्री कर दिया, समाजवादी पार्टी में रहे, आपका सम्मान रहा, पद रहा, प्रतिष्ठा रही, अब तुम जाना चाहते हो, हमने फ्री कर दिया, आप जाओ, जिनके पास जा रहे हो मंत्री बन जाओ, देखिए बना देंगे, बना दें। तो बात ये है कि हम छुपे की राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं पूजा पाल वाले मैटर पे खूब घिर गई सपा सरकार। कुछ नहीं गिर गई, कहा यहाँ योगी जी की तारीफ कर दी, ओली जी अखिलेश जी नाराज हो गए। नहीं, तारीफ कर दी या बुराई कर दी, जो सवाल उन्होंने उठाया वो सवाल ही नहीं था सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि योगी जी ने मुझे न्याय दिया। अतीक अहमद और उनके भाई की कुछ अपराधियों ने हत्या की है। अगर पुलिस ने इनकाउंटर किया होता तो योगी जी को श्रेय जाता कि उन्होंने न्याय किया है, न्याय दिया है। अगर उनकी हत्या करने से न्याय मिल रहा है तो अच्छा, तब भी अगर पुलिस इनकाउंटर करती तो मानते ना कि न्याय मिला है। क्या वो अपराधी योगी जी ने भेजे थे? जिस तरह उमेश पाल की हत्या हुई जी, जिस तरह राजू पाल की हत्या हुई, उसी तरह अतीक अहमद की हत्या हुई, और सब लोगों पे मुकदमे थे। कोई ऐसा तो किसी पे ज़्यादा थे, किसी पे कम थे। उमेश पाल की जब हत्या हुई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बात सदन में उठाई, क्योंकि हत्या हुई थी। जब अतीक अहमद की हत्या हुई
सरेआम पुलिस कस्टडी में, अस्पताल के बाहर, मीडिया के सामने, सबने देखा एकदम। तो क्या कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठना चाहिए? इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि अतीक की हत्या का दुख हुआ? दुख और खुशी की बात तो अलग है, सवाल तो उठेगा ही अगर कोई सड़क पे हत्या होगी। 2017 में देखिए, मैं पूजा पाल जी की एक बात से बहुत ही ज़्यादा असहमत हूँ, और उनका राजनीतिक कैरेक्टर उस बात से पता चलता है। मैं फॉलो कर रहा था उनको जब से वो बीजेपी के पक्ष में उन्होंने वोट किया, और खुल के भाई बीजेपी के पक्ष में वोट किया, उसका उपचुनाव में बीजेपी का प्रचार किया। उसके बाद उनकी पोस्ट सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, लगातार मोदी योगी चल रहे हैं। सदन के अंदर उन्होंने जो भाषण दिया वो समाजवादी पार्टी के विधायक का अलॉटेड टाइम नहीं था। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे मुख्य सचेतक ने कहा कि जो टाइम समाजवादी पार्टी को अलॉट किया गया है उसमें हमने अपने स्पीकर्स की लिस्ट दी है, तो उस समय में जो लिस्ट हमारी है वो लोग बोलेंगे। सारे विधायक, हमारी पार्टी का कोई भी विधायक कभी भी नहीं बोल सकता, और न स्पीकर ऐसे किसी को मौका देते हैं। बिल्कुल, सब जानते हैं इसके बारे में। तो भाजपा के लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हमारे टाइम में बोलेंगी वो। अच्छा, तो वो भाजपा ने टाइम दिला के बुलवाया। आपको लगता है वो पूरा प्री प्लान था? वो तो कागज से पढ़ा गया है। हाँ। आप अभी फुटेज में देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और भाजपा के लोगों ने अपने समय में टाइम दिला के बुलवाया। जब आप जानते थे कि पीछे वोटिंग भी हो चुकी है और शुरुआत से भाजपा को लेकर गुणगान शुरू हो गया, तो फिर आपने पहले क्यों ये कदम नहीं उठाया? पहले इस बात को खत्म कर लूं, फिर उस बात पे आ जाऊं। ठीक है। तो लेकिन इस पूरे दौरान उन्होंने, चलिए हमारे से नाराज थी, उन्होंने मायावती जी की तारीफ नहीं की एक शब्द। जब उनके पति की हत्या हुई तो उनको नेता किसने बनाया? एक सामान्य महिला को पहला चुनाव पूरा बैकअप देके बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी ने लड़ाया। वो हार गई पहला चुनाव। 2007 में उनको फिर लड़ाया, फिर वो 7 में विधायक हुई, फिर 12 में लड़ाया, 12 में विधायक हुई, और 17 में बसपा थोड़ी कमज़ोर हुई, 17 का चुनाव हारी, उन्होंने खट से पार्टी बदल ली। कोई बात नहीं, बदल लिया, आपको विधायक बनना ज़्यादा जरूरी था, आपने बदल लिया, आप समाजवादी के साथ आ गई। इस दौरान योगी जी की तारीफ तो की, बहन जी की एक शब्द तारीफ नहीं की। और अगर योगदान देखा जाए पूजा पाल को नेता बनाने में, तो बहन जी और योगी जी की तुलना करेंगे तो योगी जी का 0 है। योगी जी ने उनको बने बनाए विधायक को कैश किया है, और बहन जी ने एक सामान्य परिवार की सामान्य महिला को नेता बनाया है। अब आप ऐसी बात करेंगे तो लोग लिखेंगे नीचे कि बताइए एक विधवा महिला को आप नहीं, मैं इसमें विधवा और सधवा की बात नहीं हो रही है, हालांकि उनकी दूसरी शादी 2000 नहीं, वो मैं उसमें जाना भी नहीं चाहता, उनका व्यक्तिगत मसला है। 2017 में वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में आ गई, 18 में। उन्हें उन्नाव से टिकट भी अखिलेश जी ने फाइनल किया। वो पारिवारिक कारणों से सब जानते वो नहीं लड़ पाई। 2017 से अतीक अहमद के परिवार का कोई समाजवादी पार्टी से न चुनाव लड़ा, न कहीं पब्लिक फोरम पे कोई समाजवादी पार्टी के साथ एसोसिएट हुआ। फिर वो 22 में चुनाव लड़ी, 22 में वो विधायक हो गई। तो उनको तो अगर अतीक अहमद और उनके जो दुश्मनी थी वो अगर दिमाग में होती समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के, उसके हिसाब से उनका आकलन हो रहा होता, तो हम उन्हें पार्टी में क्यों लेते? उनके बिरादरी में क्या और लीडर नहीं है? किसी को लड़ा सकते थे। तो 18 में उन्होंने अखिलेश जी को अपना भाई कहा और कहा आगे का फैसला मेरा आपके राय से होगा। तो अखिलेश जी ने कहा चलिए, हमने अभी बहन मान लिया आपको, और उनको पूरा सेफ सीटों पर लड़ाया। हाँ, बिल्कुल। उन्नाव भी सेफ सीट थी, कौशाम्बी भी बहुत अच्छी सीट थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है, और पॉलिटिकल लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक संदेश है। जब आपके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो तो आप चुपचाप चले जाओ। आप बहाने ढूंढ रहे हैं, फिर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मेरी समझ में आरोप प्रत्यारोप का कोई स्पेस नहीं है। और समाजवादी पार्टी में कई लोगों का मानना था कुछ परेशानियां रही होंगी जिसकी वजह से सरकार से बहुत लोग झुके, समझौता किए। अच्छा चलिए, बड़ा राजनीतिक इंटरव्यू हुआ जा रहा है उदयवीर जी, थोड़ा लाइट कर लेते हैं। आपका फोन आ रहा है बार बार, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा टाइम आपका ज्यादा ले लिया, सॉरी। आप फोन उठा सकते हैं अगर आप उठाना चाहें।
चलिए ठीक है, घर से तो नहीं आ रहा है? नहीं, घर परिवार की बात नहीं सब। तब ठीक है। अच्छा ये बताइए उदयवीर जी, जब आपको पहली बार एमएलसी का टिकट मिला तो आपने टिकट मांगा था कि आपको स्वयं अखिलेश जी ने दिया, या क्या वो किस्सा था, थोड़ा बताइए। नहीं, टिकट मैंने मेरी मंशा तो चुनाव लड़ने की थी नहीं, ठीक है। क्योंकि वो स्थानीय निकाय का चुनाव था, तो वो नॉर्मली बहुत ही सक्षम और सब लोग लड़ते हैं, जो आर्थिक रूप से भी सक्षम हो, क्षेत्र में भी। इसमें हमारे कुछ साथियों का समीकरण के हिसाब से ये विचार था हाँ। कि मेरी कास्ट के किसी कैंडिडेट को वहाँ होना चाहिए। अच्छा। और उससे पहले मथुरा में उपचुनाव हुआ था, जिसमें मैंने काफ़ी संजय लाटा जी के चुनाव में काफ़ी काम किया था। अच्छा। तो थोड़ा मैं वहाँ चर्चा में था क्षेत्र में। तो हमारे पार्टी के एक सीनियर लीडर ने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं आवेदन करते हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो ये चुनाव लड़ने के कोई मन में नहीं हूँ। उन्होंने कहा आवेदन तो करो। तो उन्होंने मेरा आवेदन करा दिया, और मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इसी मंशा से बताया था कि साहब मैंने आवेदन तो किया है, बहुत सारे इच्छा व्यक्त करते हैं। 2012 में मैंने विधानसभा चुनाव के लिए आवेदन किया था, लेकिन वो समीकरण बिल्कुल बिगड़ गया था जिस क्षेत्र से मैंने किया था, तो मैं बैक हो गया था। अच्छा। ठीक, क्योंकि समीकरण मेरे हिसाब से नहीं था। तो लीडरशिप ने जब पूछा कि क्या रहेगा, तो मैं अपनी बात कोशिश करता हूँ स्पष्ट कहने की। तो मैंने कहा कि वो मेरी कास्ट के उम्मीदवार का समीकरण बिगड़ गया है। अच्छा। क्योंकि तीनों उम्मीदवार मेरी कास्ट के आ गए वहाँ। ओके। तो बीजेपी का भी, लोकदल का भी और बसपा का भी। ओके। तो जो जिसे लड़ना था वो लड़ा, दूसरा जो समीकरण से सूट करता था वो लड़ा। तो मैंने आवेदन किया था। उसके बाद मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात की, मुख्यमंत्री जी से। मैंने कहा कि मैंने आवेदन तो किया है, लेकिन मैं शायद लड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत मैनेजमेंट और बहुत कुछ। लेकिन वो मेरा क्षेत्र बहुत ही मजबूत क्षेत्र है। अच्छा। मैनपुरी, एटा, कासगंज और स्थानीय निकाय के अधिकांश पदाधिकारी यहाँ समाजवादी पार्टी के ही थे। अच्छा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं, अगर समीकरण है तो तुम आवेदन करो, और वो क्षेत्र का मजबूत क्षेत्र है। हाँ। तुम आवेदन करो। पॉलिटिक्स में जो है लड़ने के काबिल बहुत लोग होते हैं, काबिल, लेकिन स्पेस नहीं होता। हाँ। अगर उम्मीदवार बनने की क्षमतावान लोगों को देखें तो 4000 होंगे, लेकिन 400 ही सीटें हैं। तो वहाँ स्पेस है, समीकरण है, तुम कोशिश करो, फिर हम लोग मदद करेंगे। और चुनाव हुआ, उसके बाद मुझे टिकट मिला माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से। अच्छा। और जो है चुनाव भी इस तरह हुआ कि मेरी लोकल लीडरशिप ने सबसे बातचीत करके और हम लोग अनअपोज हो गए, क्योंकि बीजेपी ने उम्मीदवार ही नहीं दिया था। अच्छा। वहाँ बीजेपी से कोई चुनाव लड़ने तैयार नहीं था, क्योंकि जिन 3 जिलों की मैंने बात की आपसे, वहाँ 90% पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के स्थानीय निकाय के पदाधिकारी थे। ब्लॉक प्रमुख, विधायक 2012 में सब जीते हुए थे, और 65% वोट इन्हीं 3 जिलों में था। अच्छा। तो हर आदमी का कहना है कि हम हारने के लिए हम क्यों लड़ें, हारने के लिए हम क्यों लड़ें। तो कोई लड़ा नहीं, और हम और हमारा जो साथी, उस सीट से 2 लोग चुने जाते हैं, दोनों अनअपोज हो गए थे। अच्छा। अच्छा। और फिर 2017 में 2022 में जब चुनाव हुआ, हाँ। जब बीजेपी की सरकार हुई, जिसमें हमारे पर्चे भरने में झगड़ा हुआ, हाँ, नॉमिनेशन खारिज हुआ, हाँ, जो भी अपमान सम्मान होता है वो सब हुआ। बहुत कुछ हुआ था। वो भी इसीलिए हुआ क्योंकि अगर ज़मीन पर चुनाव होता तो समाजवादी पार्टी मैनपुरी, एटा, कासगंज में कभी कमज़ोर नहीं थी, और लोकदल का गठबंधन भी था, जो जिसका थोड़ा आधार मथुरा में था, हमारी पार्टी का भी था। और तीसरी बात, हमारे पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिससे हमें दबाया जा सके। लाठी से ही दबा सकते थे। हाँ। भाई जैसे किसी का यूनिवर्सिटी कॉलेज है, किसी का कोई और व्यापार है, किसी के मुकदमे हैं, तो उन्हें वहाँ से दबाते हैं। ये सब चीज़ें हमारे पास थी नहीं। अब तो सीधे और साधे आदमी है। कुछ लोगों को नहीं, सीधे साधे तो क्या कहें, कोई पॉलिटिकल आदमी, हर आदमी अपना पक्ष विपक्ष करता है। नहीं मतलब फिर भी ऐसे पर्चा फाड़ देना, इस तरह का कोई अपमानजनक था। तो कोई ब्लैकमेल करने वाला एक गुंजाइश नहीं थी। और हम लोग लीडरशिप से अपनी ताकत ड्रॉ करते हैं, अपनी ऊर्जा पाते हैं और उनसे एसोसिएट करते हैं। तो अगर कोई समझौतावादी बात भी करता है तो शायद हमको वो पसंद नहीं आता। कुछ ज़्यादा बोलने के कारण हो सकता है बड़े लोग नाराज़ भी रहे हों सरकार के। अच्छा। तो खैर चलिए, ये तो चलता है।
ये तो चलता है। अच्छा एक बात और है, मुझे वो उससे याद आया, मैनेजमेंट और बैलेंस से याद आया कि आप तो ठाकुर आदमी हैं, ठाकुरों की सरकार है, बीजेपी ने कभी आपको अपने पाले में लेने की कोशिश नहीं की क्या? देखिए बीजेपी जानती है कि कौन किसको ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते, किसको लेकिन लेना जाल चाहिए। फेंकती है मतलब। तो मैंने आपको बता दिया कि मैं सोशलिस्ट आदमी हूँ, मैं समाजवादी आदमी हूँ। मैंने कास्ट के हिसाब से न कभी नेता चुने हैं, न कभी और कोई काम किया है। ठीक, अगर मैंने कास्ट के हिसाब से, और आप इतिहास में जाके अपने को ठीक नहीं कर सकते। जैसे आज हम कोई बात रियलाइज़ करके कुछ ठीक कर लें, हाँ, लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, जब मैं यूथ का वर्कर था, हाँ, छात्र सभा का राष्ट्रीय सचिव बना था पहली बार, फिर युवजन सभा का बना, तो मैंने दोस्ती चुनी पार्टी के अंदर। यूथ में मेरे कौन मित्र थे या कौन मेरे साथी थे या किनको मैं लीडर मानता था, मेन पार्टी में किसको मानता था, तो उनको तो आज मैं ठीक नहीं कर सकता ना। हाँ। तो जो पार्टी को जानते हैं वो जानते हैं कि मैंने कभी भी जाति देख के, तो कभी उन्होंने आपको फोन किया, उस तरफ से फोन आया कभी? कोई सवाल ही नहीं। उदयवीर भाई थोड़ा नहीं, इधर नहीं, भी, ऐसा इधर नहीं, भी ऐसा ध्यान नहीं दे होता। दो। किसी पर भी बिना बात के फ़ोन नहीं आता। जिस पे फ़ोन आता अब है, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? जिस पे फ़ोन आता है, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों जिस नहीं पे फ़ोन आता है उसी पे आता है। जिससे कोई बात शुरू करता है वो कहे हाँ हाँ देखते हैं, कोई ढीली बात करता है। मुझसे कोई कहे कि फलाना आदमी आपके बारे में पूछ रहा था, हमसे क्या ले लेगा वो, तो पलट के वो बोलेगा अरे वो तो दिमाग खराब, वो नहीं सुनेगा, तो फ़ोन आएगा ही नहीं। फ़ोन भी तो फीलर्स जब होते हैं तभी आता है। विधानसभा चुनाव में इसलिए लड़ने की बात कह रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि जो विधान परिषद में रह लिए हैं या जो राज्यसभा में रह लिए हैं, डायरेक्ट हाउस में पार्टी की ताकत से गए हैं, उन लोगों को पार्टी संगठन का काम करना चाहिए। अगर पार्टी ज़रूरी समझे, लेकिन अपेक्षाएं तो लोगों की होती है, आपकी नहीं है? इच्छाएं, अपेक्षाएं, चाहत, पार्टी सपना, पार्टी सब ध्यान रखती है। आप पार्टी का काम करिए, पार्टी के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके मन के अंदर क्या, वो थोड़ी ना पता लगेगा। नहीं, सब जानते हैं। कभी तो कुछ संकेत इधर उधर? नहीं कुछ नहीं होता, नेता सब जानते हैं। और नेताओं से जब लोग मिलते हैं अपनी बात कहते हैं, ऐसा थोड़े कहते नहीं। नेता लोग भी जानते हैं कहाँ क्या स्वीकार हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अच्छा, अपर्णा जी ने भाजपा में जाकर ठीक किया क्या? देखिए वैसे वो पारिवारिक मामला है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जिस किसी के साथ नेताजी का नाम जुड़ा हो वो भाजपा के साथ जाए। तो योगी जी का एक कोई अच्छी बात बताइए जरा। अधिकारियों के लिए अच्छे हैं वो, अधिकारियों पर भरोसा अच्छा करते हैं। अच्छा। और अधिकारियों की बात भी काफ़ी मानते हैं। पॉलिटिकल लोगों में उनका विश्वास नहीं है। हो सकता है कि उनको लगता हो कि कोई षड्यंत्र करके मुझे हटा न दे, असुरक्षा का भाव है थोड़ा सा, अच्छा, इसलिए ऐसा हो। लेकिन योगी जी ने अभी तक मुझे लगता है बहुत बड़ा मौका मिला उन्हें। बिल्कुल सही बात है। दो बार की सरकार मिलना उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की, और दिल्ली में भी सरकार हो, तो मुझे लगता है जितना बड़ा काम वो करने का अवसर था उस हिसाब से बिगाड़ा ही है, बनाया कुछ नहीं। अच्छा, समाजवादी 10 पार्टी साल में खराब कर दिए उत्तर प्रदेश की। अरे छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, हम आपकी बात करते हैं। समाजवादी पार्टी में कोई चीज़ आप सुधारना चाहें, अगर कोई एक चीज़, तो आप क्या सुधारना चाहेंगे? मैं इन हाउस मेंबर हूँ समाजवादी पार्टी का, तो अगर सुधारना होगा तो अंदर कहूँगा। मैं टीवी पे थोड़े कहूँगा कि मुझे क्या सुधारना है क्या नहीं सुधारना है। अगर मुझे कोई बात खराब लगेगी, जब लगेगी, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा, नेताओं से कहूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँगा। और समय समय पे जो संगठन में काम करते हैं उनको जैसा महसूस होता है वो कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो निश्चित तौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अपनी पार्टी की रीच बढ़े। अच्छा, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जी में से धुरंधर नेता कौन है, सबसे धुरंधर? क्यों बंटवारा करना है, क्या ज़रूरत है? जब एक दूसरे के पूरक हैं, चाचा भतीजा हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, वो आशीर्वाद ले रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है बंटवारा करने की? दिस वर्सेस दैट तो विरोधियों के साथ किया जाता है, हम क्यों करें? अच्छा, आपको लगता है शिवपाल यादव श्यामलाल पाल जी से ज़्यादा बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष हो सकते थे? नहीं, ये रूल्स तो समय, परिस्थिति और संदेश के हिसाब से रखे जाते हैं। कब क्या बनना है क्या नहीं बनना है पार्टी में तय होता है, बैठ के बात होती है। शिवपाल जी भी लीडरशिप का हिस्सा है। कोई फैसले होते हैं तो ऐसा थोड़ा है कि उन्हें नहीं पता होता है या उनसे बात नहीं होती है। तो अच्छे बुरे की बात नहीं है, वो तो पुराने सीनियर लीडर हैं, बहुत उनका अनुभव है, बहुत साल उन्होंने पार्टी पूरी एक तरफा पार्टी चलाई है।
आज भी तो श्यामलाल पाल जी से बेहतर प्रदेश अध्यक्ष आज हो भी सकते थे आज मतलब। भी आज भी उनका महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन श्यामलाल पाल जी का भी एक संदेश है, बिल्कुल है। एक समावेशी राजनीति के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए कुछ संदेश देना होता है। कुछ संदेश उदयवीर के नाम से नहीं वो जा सकता जो श्यामलाल जी से जा सकता है। जैसे क्या संदेश? भाई समाज में हर समाज ये चाहता है कि उनकी लीडरशिप को भी, उनके भी लोगों को कहीं मौका मिले, कहीं सम्मानजनक स्थान मिले। समाजवादी हम सामाजिक न्याय की राजनीति करते हैं, तो सामाजिक न्याय की जो भी शक्तियां हैं उनका कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं मिले। तो कोई नेता विरोधी दल बन जाता है, तो कोई नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, तो कोई प्रदेश अध्यक्ष होता है, तो कोई राष्ट्रीय महासचिव होता है। तो इस तरह रोल्स तय किए जाते हैं। अच्छा, आपको राजनीति के अलावा और क्या पसंद है उदयवीर जी? नहीं, मैं तो वैसे फुल टाइम पॉलिटिक्स करता हूँ, पॉलिटिकल पर्सन हूँ। कुछ तो पसंद होगा आपको। नहीं, मैं अपना जो खेल कूद भाग दौड़ जो अपनी फिटनेस के लिए करना चाहिए वो करता हूँ, और अपने दोस्तों में मस्त रहता हूँ। बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ मैं। गाने पसंद है आपको? नहीं, मेरा म्यूजिक और खाना दोनों से ज़्यादा संबंध नहीं है। हाँ, खाना भी नहीं? नहीं, मतलब जो मिल गया खा लिया, बाकी मैं सादा जीवन उच्च विचार टाइप मामला? नहीं, सादा जीवन करके नहीं है। उदयवीर जी, आप तो अभी इतने बुजुर्ग भी नहीं हुए, आप तो बिल्कुल बुजुर्गों जैसी बातें करने लगे। क्लास 6 से हॉस्टल में रहे हैं, हाँ, और आज तक हॉस्टल में रह रहे हैं, आज भी हॉस्टल ही है। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत चॉइस का आदत नहीं लगी। गए मैस में जो खाना मिला खाया। तो अब 25-30 साल तक आप चूज करने की स्थिति में नहीं रहे, तो वो आदत बन जाती है। पिक्चर देखते हैं? हाँ, फिल्म जरूर मौका लगता है तो। पुरानी या फिर नहीं? जो चल रही हो वो। अच्छा, अभी रिसेंटली कौन सी वाली देखी? अभी तो बहुत दिन से नहीं देख पाए। मतलब अभी कौन सी देखी लास्ट टाइम आपने? अब काफ़ी दिन पहले देखी, लेकिन जब मौका लगता है तो देखते हैं। बाहुबली देखी है आपने? बाहुबली देखी थी। कैसी लगी? ठीक, अच्छी पिक्चर है, पिक्चराइजेशन अच्छा था। मोबाइल फोन में आपको सबसे ज्यादा मतलब कौन से ऐप्स रखते हो? जैसे फेसबुक, ट्विटर ज़्यादा, यूट्यूब, इंस्टाग्राम? ट्विटर ज़्यादा रखते हैं। रील्स नहीं बनाते? इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं चलाते, रील्स बिल्कुल नहीं बनाते, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। मेरा मानना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करें लोग, मास पॉलिटिक्स में नहीं है, वो ज़्यादा रील्स और ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर नुक्ताचीनी ज़्यादा होती है, सकारात्मक चीज़ें कम होती हैं। तो देखते हैं, चीज़ों को देखते रहते हैं क्या चल रहा है, और जब आवश्यकता होती है तो अपनी तरफ से पार्टी के लिए। अच्छा, 2027 में अपना दल के साथ मिलकर के समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है क्या? नहीं, अभी तक हमारी पार्टी की तरफ से मेरी जानकारी के मुताबिक कोई गठबंधन किसी के साथ करने न करने की बात नहीं हुई है। अभी हम इंडिया अलायंस में हैं, उन्हीं लोगों से बात हो रही है। और जो लोग दूसरी सरकारों में मंत्री और वो बने हुए हैं, उनके बारे में हम लोग क्या चर्चा करें। पहले वो अपने को, अगर उनकी इच्छा नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है, तो पहले वो अलग करें, या अलग करने का संदेश आपके दरवाजे खुले, अलग होने का संदेश दें, तब हमारी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे कोई विचार करने की नौबत आए। अच्छा, वो तो आराम से सरकार का भोग कर रहे हैं, हम विचार करते रहे उन पे, क्यों करें भाई। तो हमारे यहाँ तो कोई चर्चा भी नहीं है, विचार भी नहीं है। अच्छा। और 2024 में जो रिजल्ट आया है उसने ये साबित किया कि हम लोगों ने सीधा सामाजिक शक्तियों को भागीदारी, हिस्सेदारी दी, और जनता ने वोट दिया, विश्वास किया। देखिए, और 27 में क्या होगा? हम निषाद पार्टी के साथ थे। हाँ हाँ, उतना जितना लाभ मिला नहीं मिला, लेकिन हमारे 2 निषाद सांसद जीत के आए। ओम प्रकाश जी के साथ रहे, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप, तमाम तरह की स्तरहीन बोली भाषा सुननी देखनी पड़ी, लेकिन हमने राजभर समाज का MP बना लिया, भाजपा नहीं बना पाई। ठीक, तमाम मौर्य समाज के, कुशवाहा मौर्य साक्य सैनी समाज के लोगों को मौका मिला, जनता ने वोट दिया। तो 24 का अनुभव ये कहता है कि जब माननीय अखिलेश जी सब जातियों के नेताओं को क्षेत्र और जाति के अनुपात में वो दे रहे हैं मौका, भागीदारी करने का मौका दे रहे हैं, और लोग जो है वोट दे रहे हैं, तो हमको अपने ही इस फॉर्मूले को मजबूत करके PDA के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग आगे चलें, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। अगर कोई परिस्थिति डेवलप होती है, भाई पॉलिटिक्स स्टैटिक नहीं होती, ये तो सब जानते हैं। तो अगर कहीं कोई परिस्थिति आएगी, कोई ऐसा होता है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। हम क्यों किसी का इंतजार करें जब जनता हमारे साथ चलने तैयार है। तो मतलब दरवाजे तो आपके खुले हैं ना, मतलब
ये नहीं, राजनीति में दरवाजा होता कहाँ है? हाँ, कौन सा तो दरवाजा? एंट्री कैसे होती है बिना दरवाजे के? जब हवाई जहाज जब से। लोगों की ज़रूरत होती है तो वो अपनी बोली भाषा बदल लेते हैं। हमारे नेता इस बात में सक्षम है कि वो आकलन करेंगे, लेकिन मेरी ये समझ है हाँ हाँ कि न, देखिए, कई लोगों के जिनके साथ रहे, जिनकी बहुत मदद की, जिनका सहयोग किया, और वो लोग दूसरे गठबंधन में जाने के लिए बहुत ही स्तरहीन और नेता की छवि और पार्टी की छवि पे डेंट करने के लिए लग जाते हैं। जी। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाता है। ओके। तो जब हमारे नेता काम कर रहे हैं और लोग हमारे को ट्रस्ट करने को तैयार हो रहे हैं, तो हमको अपने रास्ते क्यों नहीं चलना चाहिए? जब पीडीए के प्लेटफॉर्म पे तमाम तरह के लोग, प्रोग्रेसिव लोग भी, अपर कास्ट के भी प्रोग्रेसिव लोग साथ आके सहयोग कर रहे हैं। जो अपर कास्ट लीडर हमारे लड़े सब जीते, तो लोगों ने वोट दिया तभी तो जीते। आदमी तभी जीतता है जब उसे पार्टी का वोट मिलता है, समाज का वोट मिलता है, उसकी जात का वोट मिलता है, और जो जनरल वोट मिलता है तभी तो जीतता बिल्कुल है। सही बात है। 50% की इसके पॉलिटिक्स साथ है, जनता होती है, नो डाउट। तो सब जीता लोग तो जीते हैं। ठाकुर भी जीते हैं, ब्राह्मण भी जीते हैं। अच्छा, आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? हाँ, बहुत लाइट माहौल नहीं हो रहा था, नहीं, बहुत ज़्यादा राजनीतिक माहौल है। मैं तो फॉर्च्यूनर का इस्तेमाल करता हूँ। आपको फॉर्च्यूनर पसंद है? नहीं, पसंद सेम है, सेम बट डिफरेंट। अच्छी गाड़ी है, क्योंकि शहर में चलो, देहात में चलो, राजनीति में रफ एंड टफ गाड़ी है। लेकिन केशव देव मौर्य की फॉर्च्यूनर ले लिया आप लोग, काहे? वो क्या किस्सा था, थोड़ा बता दीजिए। नहीं, हमने कोई नहीं ली। हाँ, ये क्या चर्चा चलती है? जब वो उम्मीदवार थे पार्टी के, जी। उनकी पत्नी उम्मीदवार थी, तो ये गाड़ी, पार्टी की गाड़ी, जो पार्टी के नाम की गाड़ी है, अच्छा, वो उनको प्रचार प्रसार के लिए दी गई थी। ओके। जब गठबंधन तोड़ने की उन्होंने घोषणा कर दी, तो हमारी तरफ से एक संदेश गया कि भाई हमारी पार्टी के संसाधन का वहीं तो प्रयोग होगा जहाँ पार्टी का प्रचार प्रसार हो रहा हो। ओके वो कोई पर्सनल अखिलेश जी का या मेरा या किसी और का गिफ्ट थोड़े है। ओके। समाजवादी पार्टी पे अगर 10 गाड़ियाँ हैं, वो प्रचार में इस्तेमाल होती हैं, तो वो उन्हीं को तो मिलेंगी जो पार्टी का प्रचार करने जाएंगे। अब जो हमारा अलायंस तोड़ के हमारे खिलाफ चले जाएंगे, तो हम उनको का क्यों गाड़ी, कोई कैसे निर्णय लेगा कि वो गाड़ी उन पर रहेगी? तो एक संदेश था कि भाई आपने अलायंस छोड़ दिया है, तो आप गाड़ी का संसाधन, पार्टी का संसाधन पार्टी को लौटा दो। उन्होंने लौटा दिया। अच्छा, 2027 में क्या होने वाला है? बहुत खबरें चल रही हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, अंदर अंदर बड़ा बड़ा गेम चल रहा है, और अब तो दिल्ली वालों का भी साथ मिल जाएगा समाजवादी पार्टी को, बहुत कुछ चल रहा है। आप थोड़ा सा पर्दा उसमें से हटाइए ना। देखिए, पर्दा हटा हुआ है जी। हमको इस आधार पे सरकार बनाने का कोशिश नहीं करनी है कि उनके घर में आग लगेगी तब हम हाथ सेकेंगे। अच्छा। हमको तो इस आधार पे सरकार बनाने की कोशिश करनी है कि हम अपनी ही ताकत मजबूत करेंगे। अच्छा। हम तो अपना पीडीए पंचायत हो रही है, अपने पार्टी का संगठन ठीक हो रहा है, हाँ हाँ। बूथ स्तर का संगठन बनना है, मतदाता सूची से लेके जो जो हम लोगों को गैप्स दिखे हैं उन पर पार्टी के लीडर्स काम कर रहे हैं जी। और अपने जनाधार को और स्वीकार्यता को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। हम खुद जीत वाली स्थिति में चले जाना चाहते हैं। अच्छा। उनको एक रहें तब भी हम जीतें, वो लड़ें तो और हम जीतें। अच्छा। ये उनके आपसी सत्ता के बंटवारे की, ईगो की, अहंकार की, बड़े छोटे की लड़ाई है। अच्छा, जो अखिलेश जी कहते हैं योगी जी जाने वाले हैं, बहुत नाराजगी है, तलवार खिंची हुई है, खूब लप्पम झप्पम चल रहा है, ये अखिलेश जी सही मतलब बोलते हैं कि ऐसे ही बोल देते हैं? कुछ है उनको मतलब पता है? हम तो मीडिया पे विश्वास करते हैं, जी। जो आप लोग लिखते छापते हैं वो उसी के आधार पे कहते हैं। हम तो और कुछ फैसले होते हैं, सबूत भी दिखा देते हैं। नहीं, कुछ फैसले होते हैं, जैसे डीजीपी रेगुलर नहीं बन पाया इतने दिन में, हाँ। मुख्य सचिव का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है, डीजीपी फुल टाइम नहीं बन पा रहा है। अब विरोधाभासी सरकार होती तो समझ में आता। बीच में पता लगा योगी जी का विदेश जाने का दौरा नहीं हो पा रहा था, शुरुआत में, पिछली सरकार की बात है। तो बहुत सारी नीतियां और बहुत सारी ऐसी हैं कि कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लीडर्स कॉरिडोर्स में बातें करते हैं। अच्छा। अब कोई कहता है मंत्रिमंडल बदलेगा, कोई कहता है मुख्यमंत्री बदलेगा, ओह। तो क्या बातें हैं वो तो वही लोग ज़्यादा जाने। अच्छा, 2027 में सरकार बना रहे हैं क्या? हम तो निश्चित तौर पे, हमारे जैसे आदमी को तो कॉन्फिडेंस होना ही होना चाहिए, होगा ही होगा, क्योंकि हम तो अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं और सोचते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना दुरुपयोग किया है सत्ता का, कितना लोग नाराज हैं। तो मुझे लगता है कि एक बड़े बहुमत की सरकार, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड टाइप की सरकार बननी चाहिए। ये 2022 वाला कॉन्फिडेंट है कि ये वाला अलग है कुछ?
नहीं, मैं तो अपने मन में मानता हूँ कि 22 में भी सरकार बननी चाहिए थी। जो गलतियाँ कुछ हो गई थी वो 24 में सुधारी हैं। जो गैप्स और लिखते हैं उनको और सुधारा जाएगा तो बड़ी सरकार बनेगी। चलिए, अब लास्ट हमारा पड़ाव आ गया है एक डमशराज का, रैपिड फायर राउंड का। चलिए डमशराज किनारे करते हैं, रैपिड फायर राउंड है हमारा सबसे स्पेशल राउंड है उदयवीर जी, आखिरी राउंड है और दर्शक इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। मैं कुछ नाम लूंगी और आपको एक शब्द में उसका उत्तर देना है। जी। उदाहरण के लिए अगर मैंने आपको बोला पेन, तो आप बोल देंगे लेखनी, पत्रकार या किताब, कुछ भी जो आपको लगे उससे जुड़ा हुआ कोई एक शब्द। समय जैसे शुरू हो जाएगा एक एक शब्द में जवाब देना है, 1 मिनट भी आपको नहीं लगाना है। चलिए मैं शुरुआत, तैयार हैं आप? अब एक बार बोल दीजिए कि यस आई एम रेडी। आई एम रेडी। यस। ओके। अखिलेश यादव, फटाफट समय लिए बिना। चलिए मैं फिर से बोलती हूँ, समाजवादी पार्टी। समाज में परिवर्तन करने वाली पार्टी। अखिलेश यादव। विजनरी लीडर। डिम्पल यादव। भारतीय संस्कृति सभ्यता का प्रतीक। शिवपाल यादव। संघर्षशील लीडर। अपर्णा यादव। जवाब नहीं देना चाहता। भारतीय जनता पार्टी। जनता को ठगने वाली पार्टी। धर्मेंद्र यादव। युवा चेहरे हैं पार्टी। मोदी जी। देश को गुमराह किया। योगी जी। 10 साल उत्तर प्रदेश के। मायावती। मजबूत नेता थी। उत्तर प्रदेश। असीम संभावनाएं हैं। उदयवीर सिंह। समर्पित कार्यकर्ता हूँ। प्रज्ञा मिश्रा। लोकप्रिय पत्रकार हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बड़ी जो आज हमने डिबेट करी, समय बहुत ज़्यादा ज़रूर हो गया, लेकिन इस डिबेट में बहुत सारी अच्छी चीज़ें निकल के आई और उम्मीद करती हूँ कि आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे किसी और चर्चा में। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।